सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, तो एक डाउट आया था, उससे हम शुरुआत करते हैं। डेंस का हेलिकल मॉडल जो है वो क्या है एक्चुअल में, ये समझते हैं। डेंस का जो हेलिकल मॉडल था वो इस तरीके से कुछ, जो आपका डायग्राम है, चल ओके। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा स्लो बोलूं। ओके। ओके, अब ठीक है। तो डेंस का हेलिकल मॉडल क्या कहता है कि जो संचार है वो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर चलने वाली कोई क्रिया है। कल हम असिंक्रोनस और सिंक्रोनस की बात कर रहे थे, यानी संचार जो है वो सिंक्रोनस भी हो रहा है और असिंक्रोनस भी हो रहा है। इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कुछ कहा, आप अपने घर पर जब गए तो आपने अपने नोट्स को निकाला और आपके माइंड में कुछ बातें थी जो मैंने कही थी, जो चल रही थी। लेकिन सेम टाइम पर आप लोगों की आपस में भी कुछ कन्वर्सेशंस हो रही होंगी, आंखों से बातें हो रही होंगी, कुछ आप लोग एक दूसरे से बोलकर बातें कर रहे थे। वो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन वो चीज़ें आपको पता पड़ी, आपने कहीं से सुनी। तो जब आप घर पर जाकर इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो जो क्लास में पढ़ा हुआ है वो तो आपको याद आएगा ही, साथ में वो सारी बातें भी आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। इसमें से आप किस बात पर ध्यान देंगे, इट्स डिपेंड ओनली ऑन यू। हो सकता है कि जब वो क्लास की बातें याद आए तो वो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील हो, आपको लगे मैडम ने जो कहा था उसको तो साइड में रखते हैं, हाँ फिर हो क्या रहा था क्लास में। आज वो उसकी बर्थडे पार्टी थी, तो वो पार्टी उसने दी कहाँ होगी, हमें तो इनवाइट नहीं करा। ग्रुप को लेकर गया होगा कहीं पर, या लेकर गई होगी, कौन सा ग्रुप होगा, कौन से होटल में पार्टी दी होगी। मतलब आपका जो ध्यान है, आपको पता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन आपका ध्यान सडनली कहीं और शिफ्ट हो रहा है, किसी और पर्सन की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो प्रेषक और प्राप्तकर्ता में से कहीं था ही नहीं। तो इस तरीके से ये जो मॉडल है ये बात करता है कि अंतः क्रियात्मक क्रिया नहीं होती है, मतलब दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन उन दो लोगों के बीच में भी बहुत सारी ऐसे पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें जो फीडबैक है, अगले दिन आपको आकर मुझसे पूछना चाहिए था, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस चीज़ को अडेप्ट ही नहीं कर पाए। आपका जो ध्यान था वो क्लास में भी दूसरी बात पर था, और घर में जब आप रिवाइज करने बैठे तो भी वही बात आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गई। तो क्या होगा, डेंस ये कहते हैं कि ऐसे मॉडल में हमेशा फीडबैक आएगा, ये हम नहीं कह सकते। फीडबैक आना चाहिए, लेकिन हमेशा आएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन ये जो क्रिया है वो लगातार चलने वाली क्रिया है। अब जब भी हम अपनी उस नोटबुक को खोलेंगे, हमेशा यदि वो बात बहुत ज़्यादा हमारे अंदर तक गहरे तक बैठी हुई है कि हमें इनवाइट नहीं करा बर्थडे पार्टी में, तो वो हमेशा हमें याद आएगी जब भी हम अपनी नोटबुक को खोलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ उस टाइम पर उस इंसिडेंट को हम जरूर याद करते हैं, लगभग कुछ महीने तक, कुछ टाइम तक हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। तो हेलिकल यही बात कहते हैं, और इस मॉडल को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, समव्यवहारिक या ट्रांससेक्शनल मॉडल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हेलिकल मॉडल से इसका क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि जो डेंस है क्या वो दो लोगों के बीच में क्रिया की बात कर रहे हैं, नहीं, वो बहुत सारे लोगों के बीच में क्रिया की बात कर रहे हैं। जब बहुत सारे लोग किसी को प्रभावित करते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन। तो ये जो आपका ये तरीका है, ये मास कम्युनिकेशन का तरीका है। टीवी में एक न्यूज़ को देखने वाला पर्सन हमेशा उस न्यूज़ को एक ही तरीके से नहीं लेता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में क्रिकेट मैच हुआ, इंडिया वो क्रिकेट मैच जीत गई। पाकिस्तान में उस चीज का रिफ्लेक्शन और इंडिया में उस चीज का रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा या एक जैसा होगा, अलग अलग होगा। न्यूज तो एक ही है, लेकिन वो जो हमारे सेंटिमेंट्स है, हमारी फीलिंग है, हम उसको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन में हम इस मॉडल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ डेंस का हेलिकल मॉडल। चलिए रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल अपने कुछ मॉडल्स को देखा, और उन मॉडल्स को हमने तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर क्लासिफाई किया। हमारा जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो थे तीन तरीके के मॉडल। फर्स्ट जो उसका पैटर्न हमने डिसाइड या डिराइव किया वो था लीनियर या रेखिक मॉडल। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मॉडल्स नहीं पढ़े थे, आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? ओके, आपने क्लासेस भी नहीं देखी थी? ओके, ठीक है। तो
हमारा जो भी बोलने और बात करने का तरीका होता है उसको संचार कहते हैं। संचार में एक बोलने वाला होगा, एक उसको रिसीव करने वाला होगा। बोला हुआ रिसीव कैसे किया गया? देखो, सबसे पहले मैं यदि कुछ बोल रही हूँ तो मेरे मन में कुछ मैसेज है जिस मैसेज को मैं देना चाहती हूँ, तो वो संदेश हो गया। संदेश को देने का कोई माध्यम होगा, जैसे आप लोग मेरी आवाज़ के द्वारा उस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पर माध्यम क्या हुआ? मेरी वाणी। अब कुछ बच्चे होंगे जो इसका रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, तो वो किस माध्यम से देख रहे हैं? वो रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, या हमारी जो ऐप है उसके माध्यम से हो सकता है। तो वो किसी डिजिटल मीडियम का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर चैनल क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा। इस तरीके से चैनल डिफरेंट हो सकते हैं। फिर चैनल्स के थ्रू रिसीवर तक वो बात पहुँचती है। यहाँ रिसीवर आप हैं, आप तक वो बात पहुँची। अब आपको सारी बातें समझ में आ जाएं ये तो ज़रूरी नहीं है, डाउट्स हो सकते हैं। यदि आपने अपने डाउट्स पूछे या आपने उस बात पर कुछ कहा तो आप क्या दे रहे हैं? अपना फीडबैक दे रहे हैं। भाई आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो है ना मैम, ये थोड़ा सा और समझा दीजिए, या ये तो हमें बहुत अच्छा लग गया। ये दोनों ही फीडबैक है। फीडबैक के बाद आपके यदि क्वेश्चंस आए तो आप अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे। क्वेश्चन को आप पूछ रहे हैं यानी कि इस समय मैसेज आप डिराइव कर रहे हैं, तो आप क्या बन गए? सेंडर। अब मैं आंसर करूंगी तो मैं क्या बन गई? रिसीवर। इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है। क्लियर हुआ? अब उस कम्युनिकेशन को जो हमारे विद्वान लोग थे, भाई हमारे लिए तो इतना ही बहुत था, लेकिन विद्वानों को विद्वता दिखाने की आदत होती है, तो उन्होंने कुछ मॉडल्स दिए। विद्वानों में जो एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक और विद्वान माने जाते हैं वो कौन है? अरस्तु। तो जो अरस्तु हैं वो पहला मॉडल देते हैं। पहली जो चीज़ होती है वो सिंपल होती है या कॉम्प्लिकेटेड होती है? सिंपल होती है। जो भी सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो सिंपल होती हैं। घर के बड़े बच्चे अधिकतर सिंपल माने जाते हैं, उसके बाद में फिर तूफान पैदा होते हैं, है ना? तो वही चीज़ होती है कि जो सिंपल है, हमेशा जो पहली चीज़ है वो बहुत सिंपल रखी गई, और उसके बाद में धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो डिफ़िकल्ट होती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो हमने उस हिसाब से जो मॉडल का डिराइवेशन का और डेरिवेशन का जो तरीका था, उसके आधार पर मॉडल्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला भाग क्या था? रेखिक, जहाँ पर सिंपल बात चलेगी, फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक क्यों नहीं होगा? सिंपल कब चलेगा? जब मैंने आपसे कुछ बोला, आपने उस बात को सुन लिया। अब आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे नहीं बता रहे, तो फीडबैक नहीं आ रहा है। तो ये लीनियर तरीके की बात है, रेखिक तरीके की बात, एक रेखा बन रही है, इसलिए इस मॉडल को हमने क्या बोला? रेखिक मॉडल। एक मॉडल होगा जहां पर मैंने आपसे कुछ कहा और आपने मुझसे क्वेश्चन भी किया, ऐसे मॉडल को क्या बोलेंगे? अंतः व्यक्तिक या चक्रीय। क्योंकि मैंने आपसे कुछ कहा और आपने मुझसे कुछ कहा, एक चक्र बन गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? चक्रीय मॉडल। यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं अपने तीसरे मॉडल की तरफ, जहाँ पर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। देखो, कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि मैंने जैसे आपसे कुछ कहा कि भाई ये समझ में आया। अब हो सकता है कि आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, जैसे अभी 9 बच्चे बैठे हुए हैं मेरे सामने, तो जो 9 आप लोग हैं, आप में से मुझे 2 या 3 लोग ये बताएं कि हाँ मैम ये समझ में आया और यहाँ पर डिफ़िकल्टी है, लेकिन कुछ लोगों के एक्सप्रेशन बताएं मेरे बोलते बोलते। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इस टाइम प्रेषक मैं हूँ, सेंटर मैं हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे करें, कितना और पढ़ाओगे, क्या और टाइम हो गया, थकान हो रही है। ये क्या है? एक्सप्रेशन। आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप इस समय मेरे लिए रिसीवर है, लेकिन आपकी जो बातें हैं, संवाद है, वो लगातार चल रहा है। ऐसे संवाद को क्या बोले? देखो, इस वाले संवाद में क्या होता है, एक पर्सन अपनी बात को बोलकर खत्म करता है, फिर दूसरा बोलता है ना, इसलिए हमने इसको अंतःक्रियात्मक बोला। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलते टाइम ही आप भी बोल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। तो ऐसे मॉडल को हम क्या बोलेंगे? समव्यवहारिक मॉडल, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसैक्शनल मॉडल। ओके, यहां तक क्लियर है? ट्रांसैक्शनल क्या होता है, रेखिक क्या होता है, और चक्रीय क्या होता है। अब हमने कुछ मॉडल्स पढ़े थे, हम यहाँ पर लिस्टेड कर लेते हैं कि वो मॉडल कौन कौन से थे। जैसे सबसे पहले हमने रेखिक मॉडल में एक मॉडल का नाम पढ़ा, और वो मॉडल किसका था? अरस्तु का। अरस्तु बोलते हैं कि एक सेंडर होगा,
वो सेंडर को वक्ता या स्पीकर बोलते हैं, और जो वक्ता या स्पीकर है वो अपना भाषण दे रहा है। वो जो भाषण है वो जितना प्रभावी होगा, जो आपका रिसीवर है यानी जो श्रोता है वो उस भाषण को उतनी ही अच्छे से अडेप्ट कर लेगा। ये किसकी बात है? अरस्तु की। अरस्तु इन बातों को और क्लेरिफाई करने के लिए 3 वर्ड्स देते हैं। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले ईथोस, सही है स्पेलिंग? ओके। फिर क्या है? पैथोस, और फिर क्या है? लोगोस। जो बात करने वाला व्यक्ति है, ईथोस का मतलब क्या है? जो बात करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कौशल कितना है, वो अपनी बात को कितने अच्छे से बोल सकता है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ईथोस के अंदर। एक वर्ड होता है इथिक्स, हम कैसे सामने वाले के सामने अपनी बात को कह रहे हैं, क्या हमारे मैनर्स है, वो सब किसके अंदर आएगा? ईथोस के अंदर। पैथोस में क्या आएगा? पैथोस का मतलब क्या है? मैं अपनी बात कह रही हूं, ठीक है, लेकिन मेरे सामने एक 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है, वो पढ़ेगा अभी मेरे से? श्रोता की संभावना क्या है? श्रोता क्यों, श्रोता के लिए वक्ता क्या सोचता है, हम श्रोता से नहीं पूछेंगे क्योंकि फीडबैक नहीं है, लेकिन वक्ता क्या सोच रहा है कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूं, इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? पैथोस के अंतर्गत। लोगोस के अंतर्गत किसको रखेंगे? बोलने का जो तरीका होगा। देखो मैं यहाँ पर, क्योंकि अरस्तु का मॉडल है, इसमें हम श्रोता से कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि फीडबैक नहीं है, रेखिक मॉडल है। लेकिन जो श्रोता है, सॉरी जो वक्ता है, स्पीकर है, वो खुद ही डिसाइड करेगा। जैसे आप लोगों ने ऐसे बहुत सारी बातें सुनी होगी या फिर कई लोगों के भाषण सुने होंगे कि अच्छा आपको अभी ये डाउट आया होगा, आपको आया या नहीं आया हमें नहीं पता, कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये लग रहा होगा कि हम ईथोस, पैथोस, लोगोस क्यों पढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि आप 9 लोगों में से किसी को भी ये डाउट ना आया हो, है ना, क्योंकि आपने ये वर्ड्स पहले सुने हुए हैं। लेकिन मैं ये सोच के कि आपको नहीं पता, अपने आप एक क्वेश्चन डिराइव करूं और उसका अपने आप आंसर दूं, इसको क्या बोलते हैं? तर्क देना। हम किसी भी चीज का क्या दे रहे हैं? तर्क दे रहे हैं कि ये इसलिए है, कारण के साथ में व्याख्या करना, कॉज इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि कुछ भी जो मैंने बोला है उसके पीछे देखो ये कारण है। जैसे हमारा जो यूरोपियन वर्ड था, आप लोगों को पता होगा, यूरोपियन वर्ड स्टार्टिंग में ये मानता था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो हेलियोसेंट्रिक नहीं है, जियोसेंट्रिक है। ये दोनों वर्ड सुने आपने? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलियोसेंट्रिक? जो सन है वो सेंटर में है और अर्थ उसके चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। इसको क्या बोलते हैं? हेलियोसेंट्रिक संकल्पना। यानी हेलियो यानी जो सन है वो बीच में है। ये बात सही है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा हुआ था कि हमारी जो अर्थ है ना और जो हमारा ब्रह्मांड है वो जियोसेंट्रिक है, यानी कि बीच में कौन है? पृथ्वी। और उनका बड़ा सिंपल सा इस बारे में कहना था। उन्होंने बोला कि देखो हम उठते हैं तो सूरज इधर होता है, हम सोते हैं तो किधर होता है? पीछे होता है। यानी हम तो सीधे हैं, हम तो स्टिल है, घूम कौन रहा है? तो वो लिख दिया उन्होंने। अब एक बड़े से विद्वान हुए, उनका नाम था ब्रूनो। उनको ये पता पड़ा कि ये चीज तो गलत है, ऐसा तो नहीं है। बीच में कौन है? सूरज, और पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या लगा रही है? परिक्रमा लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो उन्होंने इस बात का विरोध करना चाहा। लेकिन हमारा जो यूरोपियन मिडिवल टाइम था, वो टाइम था बाइबल ओरिएंटेड, कि जो बाइबल में लिखा है वो पत्थर की लकीर है, लोगों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। तो उन्होंने बोला कि यदि लोगों को ये बात पता पड़ गई, बात तो सही है जो ये कह रहे हैं, लेकिन लोगों को यदि ये बात पता पड़ गई तो लोग किसकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे? बाइबल की। और ये सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो सकती है। तो उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। अब जो लोग अपनी लैब्स में बैठकर या दूरबीन वुरबीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब ने सोचा कि कोई और धंधा करेंगे भाई, अपन तो जिंदा जलने का क्या फायदा। इसका मतलब एक डर क्रिएट कर दिया उन्होंने। लेकिन बाद में गैलीलियो आए और फिर दूरबीन वगैरह का आविष्कार हुआ, जब टेलीस्कोप्स आए तो पता पड़ा कि नहीं, जो ब्रूनो कह रहे थे वो बात सही थी। तो यहाँ पर ब्रूनो क्या दे रहे थे? तर्क दे रहे थे, लेकिन उनके तर्क को छीन लिया गया। लेकिन अरस्तु क्या बोलते हैं? हम अब जब भी अपनी बात को कहें, तर्क के साथ में कहेंगे तो सामने वाला सुनेगा। समझ में आ गई तीनों बातें? ये कौन कह रहा है? अरस्तु कह रहे हैं। क्योंकि इनके मॉडल में फीडबैक नहीं है, इसलिए इस मॉडल को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? रेखिक मॉडल के अंतर्गत रखते हैं। कल हमने
एक स्टोरी के साथ में इस मॉडल को देखा था, और वो स्टोरी कौन सी थी? महाभारत की स्टोरी थी, जहां पर किसकी मृत्यु की खबर सुनाई थी हमने, लेकिन क्या अश्वत्थामा रियल में मरा था? नहीं। तो यहां पर अरस्तु का मॉडल हमने देखा। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या है? फीडबैक नहीं है, चैनल नहीं है। अच्छाई क्या है? इफेक्टफुल कन्वर्सेशन की बात करता है, लेकिन क्या वो इफेक्ट श्रोता पर हुआ या नहीं हुआ ये देखता है? नहीं, क्योंकि फीडबैक नहीं है। दूसरा मॉडल हमने कौन सा देखा था? लासवेल का मॉडल। लासवेल के मॉडल में कौन सा सिद्धांत आता है? 5W का सिद्धांत। ये जो 5W का सिद्धांत लासवेल देते हैं, ये क्या क्या है 5W? हु सेज व्हाट, इन विच चैनल, टू whom, with what effect। कौन कह रहा है, किसको कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, और क्या उसका प्रभाव हुआ है। लासवेल का जो मॉडल है वो पहली बार क्या बताता है? चैनल की बात करता है, जबकि अरस्तु का जो मॉडल है वो किसकी बात नहीं कर रहा था? चैनल की बात नहीं कर रहा था। थर्ड मॉडल जो हम लीनियर में देखेंगे, और इसकी भी कमी क्या हो जाएगी लासवेल की? फीडबैक नहीं है। थर्ड जो मॉडल देखा था हमने वो किसका था? शैनन एंड वीवर का मॉडल। क्या इसकी विशेषता थी शैनन वीवर की, जरा बताइए? नॉइज। पहली बार हमने किसको इंट्रोड्यूस किया? नॉइज को। अब नॉइज क्या है भाई? नॉइज क्या है कि मैंने आपसे कुछ कहा, मैं आपसे हिंदी में अभी बात कर रही हूं, लेकिन यदि किसी को हिंदी नहीं आती, या फिर मैंने आपसे कुछ कहा, आपका अभी थोड़ी सी देर के लिए ध्यान नहीं था, तो आपने वो बात आधी सुनी, आपके पास में आधा ही मैसेज गया, पूरा मैसेज जाता तो इफेक्टफुल कम्युनिकेशन हो जाता, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता, लेकिन आपने आधी बात सुनी, तो ये क्या हो गया? बीच में क्या आ गया? नॉइज आ गया। हमने कल देखा था नॉइज कैसे क्रिएट किया गया था। क्या लाइन थी हमारा? अश्वत्थामा हतः या अश्वत्थामा मरो। पूरी क्या थी? नरो या कुंजरो। हमने नरो के बाद में क्या बजा दिए थे? शंख दुंदुभी बजा दी थी, तो मैसेज हमारा इनकम्प्लीट हुआ था और द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया था। तो ये जो मॉडल है ये पहली बार नॉइज की बात करता है। इस मॉडल को हमने क्या, कौन सा मॉडल कहा था? ये गणितीय या तकनीकी मॉडल था। तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा आपका? गणितीय या तकनीकी मॉडल था। इसका हमने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया था? सोर्स था, सोर्स के बाद में मैसेज था, ट्रांसमीटर था, ट्रांसमीटर के सिग्नल्स एक चैनल के थ्रू ड्राइव हो रहे थे, बीच में क्या आ गई थी? नॉइज आ गई थी। उस नॉइज के बाद में जो रिसीव्ड सिग्नल थे वो आधे गए, फिर रिसीवर ने उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो कहाँ तक पहुंचे थे? डेस्टिनेशन तक पहुंचे थे। ये फीडबैक की बात करता है क्या? नहीं करता है। तो इसकी भी कमी क्या हो जाएगी? यहाँ पर भी फीडबैक नहीं है। दूसरी कमी क्या है? ये तकनीकी है, इसलिए मानवीय संबंधों की बात नहीं करता है। ठीक है। चौथा जो हमारा मॉडल है इसको हम क्या बोलते हैं? बार्लो का मॉडल, जिसको कल मैंने बर्लो लिखा था, आप लोगों को पसंद नहीं आया इसलिए आज मैं बार्लो लिखूंगी। ठीक है। तो बार्लो का जो मॉडल है वो सबसे पहले किसका सिद्धांत देता है? SMCR। S स्टैंड्स फॉर सोर्स और सेंडर। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात करता है, एक ये बोलता है कि जो हमारे ये चैनल है ना, ये चैनल कुछ और नहीं, हमारे 5 सेंसेस हैं। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये हमारे क्या हैं? चैनल्स हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। तो ये हम इससे बहुत कुछ चीजें अडेप्ट करते हैं, मैसेज लेते हैं और वही हमारे चैनल बन जाते हैं, और फिर किसको भेज देते हैं हम? रिसीवर को भेज देते हैं। इसकी कमी क्या है? किसकी बात नहीं करता? फीडबैक की बात नहीं करता। और किसकी बात नहीं करता? इस नॉइज की बात नहीं करता, जिसकी बात किसने की थी पहली बार? शैनन एंड वीवर ने। इन्होंने पहला मॉडल दिया, इन्होंने पहली बार चैनल की बात की, इन्होंने पहली बार नॉइज की बात करी, इन्होंने पहली बार सेंसेस की बात करी। यहाँ पर कमी क्या थी? मानवीय संबंध नहीं थे। यहाँ पर अच्छाई क्या थी? मानवीय संबंध थे। एक मॉडल दूसरे मॉडल को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारे कौन से मॉडल थे? रेखिक मॉडल। 4 मॉडल पढ़े थे रेखिक में हमने। चलो, इसके बाद में दूसरा हमारा जो टाइप आया रेखिक मॉडल की, सबसे बड़ी कमी क्या है? कोई सा भी रेखिक मॉडल उठा लो, सबसे बड़ी कमी फीडबैक नहीं है। जो स्पीकर है वो अपनी बात कहता है और चला जाता है। श्रोता ने बात सुनी या नहीं सुनी उसको पता ही नहीं पड़ता। तो श्रोता भी तो कहेगा, कन्वर्सेशन का, कम्युनिकेशन का पार्ट श्रोता को भी तो बनाना है। तो क्या करेंगे? तो हम कौन से मॉडल की तरफ चले?
अंतर्वैयक्तिक यानी कि चक्रीय मॉडल की तरफ चले, जिसको इंटरपर्सनल मॉडल भी कह दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पहली बार क्या मिलेगा भाई, फीडबैक मिलेगा। तो ये सिचुएशन बहुत गुड है, हमने बहुत श्रम किया और सिचुएशन बहुत गुड हो गई। तो ये मॉडल किसका है, ऑसगुड एंड श्रेम। ऑसगुड और श्रेम का जो मॉडल है वो पहली बार फीडबैक की बात करता है। मॉडल हमने कैसे बनाया था, एक मैसेज था, मैसेज को जो देने वाला पर्सन है वो सबसे पहले एनकोड करेगा, फिर इंटरप्रिटेट करेगा, फिर डीकोड करेगा, और उसके बाद में फिर क्या होगा, मैसेज पहुंचेगा। वो तो पहले बनाएगा ना मैसेज, भाई मैं सबसे पहले डिकोड थोड़ा कर दूंगी अपने मैसेज को, मैं उसको एनकोड करूंगी, मैं सोचूंगी कि मैंने क्या करा था। देखो कल मैंने एक स्टोरी से इस बात को समझाया था कि मुझे क्या खाने का मन था, क्या खाना चाहती थी मैं, डोसा खाना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि ये बात मैं अपनी मदर तक कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि बनाएंगी तो वो। तो मैंने पहले पूरा मैसेज फ्रेम किया था कि मैं कैसे करूंगी, तो उनकी तारीफें करी थी मैंने कि आप तो दुनिया का सबसे अच्छा डोसा बनाती हो, और मैंने आज इतने लोगों को डोसा खाते हुए देखा है। मैंने मन में एनकोड किया उसको। अब मैंने सोचा कि मैं कौन कौन से वर्ड्स का यूज करूंगी जिससे मम्मी प्रभावित हो जाए, और फिर मम्मी तक जाने से पहले मैंने उसको डिकोड करा, उसको एक अच्छे से सेंटेंस में बांधा, और मैसेज तैयार हो गया। जब मैसेज तैयार हुआ तो जब मम्मी के पास में वो जाएगा तो सबसे पहले डिकोड हो जाएगा। सबसे पहले वो तो डिकोड करेंगी ना उसको, फिर क्या करेंगी, इंटरप्रिटेट करेंगी कि अब मैं इसको क्या बोलूं, हाँ बोलूं या नहीं बोलूं। उन्होंने हाँ बोल दिया था क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से मैसेज को डिराइव किया था। फिर यहाँ पर जाकर वो क्या हो जाएगा, एनकोड होगा, और फिर ये मैसेज दोबारा से किसके पास आएगा, मेरे पास में आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा। देखो ये समझो कि हम जब भी मैसेज को करते हैं ना, तो हम पहले सोचेंगे कि उसको कैसे, तो हम एनकोड करेंगे। एनकोड यानी किसी चीज को कूट में बांधना, लिखना। हिंदी में क्या होता है, कूट लेखन। पहले हम कूट को लिखते हैं अपने आप, उसके बाद हम उसका अनुवाद करते हैं कि सामने वाला उसको समझ जाए, और उसके बाद उसके शब्दों में उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, फिर वो मैसेज पहुंचता है जिस तक हमें पहुंचाना है, और पहुंचाने पर सबसे पहले इंसान उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। ओके, फिर वो इंटरप्रिटेट करेगा, देन फिर वो एक और वो भी मैसेज ड्राइव करेगा, क्योंकि वो फिर हम तक पहुंचाएगा, तो फिर इधर एनकोड हो जाएगा। क्योंकि देखो ये कंफ्यूजन आपको इसलिए हो रहा है, यहाँ पर तो मैसेज ऐसे चल रहा है और वहां से मैसेज ऐसे आ रहा है। ओके ओके, चलिए। आप लोग नोट्स नहीं देख रहे हैं क्या, जो नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ्स आ रहे हैं जो, है ना, तो उसमें टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे, और जो आप हमारी ऐप है उस पर भी मिल जाएंगे। मॉडल्स नहीं है, अभी आ गया है आपने चेक नहीं करा होगा। चलिए, तो ये ऑसगुड और श्रेम का मॉडल समझ में आया। दूसरा मॉडल हमने इसमें किसका देखा था, न्यूकॉम का मॉडल। याद है न्यूकॉम का मॉडल क्या था जी, हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ABX मॉडल। ABX मॉडल में हमने क्या बोला था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कब तक कन्विंस किया, जब तक कि वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो गए। हम सोशल बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए सामने वाले को लगातार कन्विंस करते रहते हैं, न्यूकॉम इसी बात को कहते हैं। इसके बाद में जो थर्ड मॉडल हमने यहाँ पर देखा था वो था वेस्टनली मैकनलीज का मॉडल। ये मॉडल पहली बार किसकी बात करता है, गेट कीपर की बात करता है। ये बोलता है कि मैंने आपको कुछ मैसेज दिया, आप और मैं आमने सामने तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि मैं ये मैसेज बाहर खड़े हुए एक पर्सन को दे रही हूँ। मैंने जोर से कहा कि भाई बाहर से जो भी बच्चा क्लास में आना चाहे वो आ जाए। ठीक है, अब आपकी क्लास के बाहर एक गेट कीपर खड़ा हुआ है, वो गेट कीपर ये देखेगा कि क्या आपने ये बैच लिया हुआ है, तो वो गेट कीपर क्या करेगा कि मेरे जो मैसेज है उसके बाद में आप तक वो मैसेज पहुंचा, लेकिन वो अपने हिसाब से आपको इस क्लास में एंट्री देगा या एग्जिट देगा। तो गेट कीपर यहाँ पर एक डिसाइडिंग फैक्टर हुआ कि वो किसको क्लास के अंदर भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो इस मेथड को वेस्टनली मैकनलीज ने क्या कहा, गेट कीपर मेथड। जैसे सबने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, अश्वत्थामा को मारेंगे, लेकिन कृष्ण ने ये डिसाइड किया कि हम अश्वत्थामा को कैसे मारेंगे, कौन काम करेगा और कितना मैसेज उन तक पहुंचेगा और कितना नहीं पहुंचेगा। तो ये वेस्टनली मैकनलीज का मॉडल है जिसमें हम किस वर्ड को याद रखेंगे,
गेट कीपर। एक और मॉडल जिसको मैंने नहीं बताया था, क्योंकि कल केवल हम उसकी बात कर रहे थे जहां से हमारी स्टोरी बहुत अच्छे से ड्राइव हो जाए। एक और मॉडल हम जो इसमें पढ़ते हैं वो है वॉट्स-वॉलिक का मॉडल। ये आप लोग लिख सकते हैं इसमें, वॉट्स-वॉलिक का मॉडल। इस तरीके से पढ़ाने का उद्देश्य आज ये है, यूजीसी नेट कई बार आपसे 4 मॉडल पूछेगी और ये पूछेगी कि इसमें से कौन सा रेखिक मॉडल है, कौन सा समव्यवहारिक मॉडल है। तो ये जो चार्ट है वो आपकी वहां पर हेल्प करेगा। चार्ट को देखकर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वॉट्स-वॉलिक का मॉडल क्या है? देखो, वॉट्स-वॉलिक क्या कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। वॉट्स-वॉलिक ये बोलते हैं कि यदि कोई पर्सन है इस दुनिया में, इस अर्थ पर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कम्युनिकेशन ना करे। हमने एक सिचुएशन ली थी एक दिन कि आपसे कम्युनिकेशन का अधिकार छीन लिया गया था, आपको खुद से भी बात नहीं करनी है। कैसे जिएंगे उस दिन? फिर वो वाला जो गाना है वो चेंज करना पड़ेगा कि जिए तो जिए कैसे, बिना आपके नहीं, कि अरे कम्युनिकेशन दे दो, जिए तो जिए कैसे, कम्युनिकेशन के बिना तो जी नहीं सकते। हम आंखों का इशारा भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं हिला सकते, दुखी भी नहीं हो सकते, रो भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो कम्युनिकेशन के पार्ट है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इसके बिना कोई पर्सन रह नहीं सकता एज पर वॉट्स-वॉलिक। तो वॉट्स-वॉलिक ने कहा कि जब ऐसा होता है तो हम केवल बोलने को कम्युनिकेशन कैसे कह सकते हैं? यदि कोई इंसान कम्युनिकेशन के बिना नहीं रह सकता तो केवल बोलना कम्युनिकेशन नहीं है, मौन भी कम्युनिकेशन है, साइलेंस भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि साइलेंस के भी अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे क्लास में कुछ पूछा, लेट्स सपोज मैंने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आप उसका आंसर नहीं कर पाए, क्या लेंगे इसका, इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे इसको? बच्चों को नहीं पता। सेकंड इंटरप्रिटेशन होता है, बच्चों को तो पता है लेकिन मैडम अच्छी नहीं लगती। ऐसा भी होता है ना कई बार कि नहीं नहीं हमें नहीं बताना, बोलना ही नहीं है इनसे तो कुछ भी। ठीक है, चलो एक और हम महाभारत की स्टोरी से इस बात को कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने द्यूत सभा का नाम सुना होगा। द्यूत सभा, जहां पर जुआ जो था वो खेला जा रहा था, है ना? उसमें कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। युधिष्ठिर सब कुछ हार गए थे और सबसे बड़ा एक ह्यूमिलेटिंग फैक्टर क्या था कि उन्होंने दाव पर अपनी वाइफ को लगा दिया था। द्रौपदी को लाया जाता है और उनका चीरहरण वहां पर किया जाता है। सामने बहुत सारे दिग्गज लोग थे जिनके एथिक्स बहुत अच्छे थे। पितामह वहां बैठे हुए थे, वहां द्रोणाचार्य बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, सब चुप थे। तो क्या सब इंजॉय कर रहे थे या फिर सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं बहुत सही है, स्वीकृति है हमारी? क्या उनका मौन स्वीकृति था? यस और नो? नहीं। कितने लोग कह रहे हैं यस? नहीं, उनका मौन स्वीकृति नहीं था, उनका मौन विवशता था। वो मना तो करना चाहते थे बट मना कर नहीं पाए। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो जिस एम्पायर में काम कर रहे थे उनकी कुछ विवशता थी कि वो राज परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। एक पॉलिटिकल ऑर्डर था, जो एक हायरार्की थी, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो हायरार्की जो है उसमें एक चैनल दूसरे चैनल को इंटरक्रॉस नहीं कर सकता। तो वो जो हायरार्की थी, वो विवशता थी कि वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। एक बच्चा है, पुलिस स्टेशन में है वो अभी, उसकी एज 5 से 7 साल है, उसको अपने घर का पता नहीं पता है, वो किसी और शहर में भटकता हुआ आ गया है, घर से निकल गया था गुस्सा होके कि मम्मी पापा से बेटर जिंदगी बनाऊंगा मैं। अब वो भटक गया, किसी ट्रक ड्राइवर के पास में आ गया, अब वो केवल रो रहा है। और अब रोते 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 एक सिचुएशन ऐसी आती है ना जब हमारे आंसू भी नहीं निकलते, वो बिल्कुल चुप है, डरा हुआ है। अब उससे पूछा जा रहा है कि बेटा बताओ पापा का नाम क्या है, कौन से शहर से हो? वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। इस मौन का मतलब क्या है? दुखी है, फियर, बहुत ज्यादा डरा हुआ है वो। तो देखो हमने 3 सिचुएशन देखी, तीनों में साइलेंस है, बट द मीनिंग ऑफ साइलेंस इज डिफरेंट। बहुत अलग अलग जो मीनिंग है इस साइलेंस का वो हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो एज पर वॉट्स-वॉलिक, जो साइलेंस है वो भी अपने आप में कम्युनिकेशन है। साइलेंस भी किसका तरीका है? कम्युनिकेशन का। ये कौन बोल रहा है? वॉट्स-वॉलिक ने बोला है। ठीक है, तो एक ये मॉडल है और ये बोल रहे हैं कि जब साइलेंस भी क्रिएट हो रहा है ना, तो सामने 2 लोग हैं, एक जो साइलेंट है और एक जो साइलेंस को समझ रहा है। तो ये भी कैसा कम्युनिकेशन है? अंतरवैयक्तिक, यानी कि चक्रीय। एक ने साइलेंस दिया, दूसरे ने साइलेंस को रिसीव किया।
तो यहाँ पर भी इस मॉडल को हम किस में रखेंगे, अंतः व्यक्तिक मॉडल में रखेंगे। क्लियर हुआ। अब हम आते हैं अपने तीसरे टाइप पर, जो है ट्रांसैक्शनल यानी कि समव्यवहारिक मॉडल। फीडबैक आ रहा है इसमें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी कमी क्या है कि एक टाइम पर लोग यदि बात कर रहे हैं तो उनको हम कैसे जोड़ें। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी मॉडल हैं ये केवल 2 पीपल्स पर एप्लीकेबल हैं। 2 से ज्यादा जैसे ही लोग होंगे आप उनको कैसे एक मॉडल में लेकर आओगे। तो इन 2 कमियों की वजह से हमने कौन से मॉडल्स की तरफ हमें आना पड़ा, समव्यवहारिक यानी कि ट्रांसैक्शनल मॉडल की तरफ आना पड़ा। और इस ट्रांसैक्शनल मॉडल में जो हमने पहला मॉडल कल डिस्कस किया था वो था डेंस का मॉडल। हमने स्टार्टिंग में डेंस की बात करी थी कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, एक टाइम पर बातें हो रही हैं, हम उनको किस में रखेंगे, डेंस का ट्रांसैक्शनल मॉडल। इसके अलावा भी हमने कुछ मॉडल कल डिस्कस किए थे, जिसमें से एक मॉडल था रोजर्स किनकैड का मॉडल। वेरी गुड, अभिसरण का सिद्धांत। रोजर्स किनकैड का जो मॉडल था वो बोलता है कि एक कोई भी चीज जो रखी हुई है, रोजर्स किनकैड का मॉडल क्या बोल रहा है कि जो अभिसरण है वो क्या होता है कि मैंने आपसे कोई बात कही, लेकिन इस बात को मैंने, जैसे ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कभी छोटे में, जब अभी तो आप लोग बड़े सहज और शांत बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि छोटे में हम लोग बड़े उपद्रवी टाइप के थे, आप लोग भी थे, क्लास में ऐसे मजा करने का कभी कभी मन करता था। तो बच्चे जो हैं वो बेंचेस के ऊपर खड़े हुए हैं। अभी रिसेस के बाद का टाइम है, ठीक है, रिसेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हमें पता ही नहीं पड़ा क्योंकि हम अपनी मस्ती में हैं। तो बेंचेस के ऊपर खड़े हुए हैं, टीचर आ गया हमें पता नहीं पड़ा, और हम किसी गाने पर, आज ही हमने सुबह देखा था तो हम उस पर डांस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में बेंच पर खड़े होकर। बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक तो है नहीं अवेलेबल, भाई म्यूजिक सिस्टम तो होते नहीं है क्लास में, तो उस म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए क्लासरूम में फैंस होते थे। हम उस फैन पर चौक मार रहे हैं तो वो चौक जब ट्र करके जाती है तो बड़ा अच्छा सा एक साउंड निकलता है। ऐसी शैतानियां आप लोगों ने करी है? हाँ, तो जब हम ऐसे शैतानियां करते हैं उसी बीच टीचर की एंट्री हो गई, और जब टीचर की एंट्री हुई तो जैसे मान लीजिए ये गेट है, जैसे ही टीचर ने एंट्री करी सबसे पास में जो बच्चा हाथ में आया उसको टीचर ने पकड़ा और अच्छे से उसकी पिटाई हुई। उसकी पिटाई हो रही है, क्या सारे जो डांस पार्टी है वो वैसी की वैसी चलती रहेगी? एक पर संचार हो रहा है, सब पर प्रभाव हो रहा है। रोजर्स किनकैड का अभिसरण सिद्धांत, कुछ एक के साथ हुआ, सबने उसका मैसेज अडेप्ट किया, रिसीव किया, इसको क्या बोलेंगे, अभिसरण का सिद्धांत। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये आप किस मॉडल के अंतर्गत रख सकते हैं, समव्यवहारिक मॉडल के अंतर्गत। एक और मॉडल है जिसको हम कहते हैं डीन बर्डलैंड का मॉडल। ये मॉडल कल हमने डिस्कस नहीं किया था तो आप इसको आज मेंशन करिएगा। डीन बर्डलैंड का मॉडल। इट्स डिपेंड ऑन स्पीकर। स्पीकर का मन है वो बोलकर बात करे या फिर वो बोलकर बात ना करे। जैसे कई बार हमारे जो धर्म गुरु होते हैं उन्होंने कुछ एक वर्ड या एक सेंटेंस कहा, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया, बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ का एक मिस इंटरप्रिटेशन भी निकाल लिया। तो वो इस पर डिपेंड करता है कि स्पीकर किस तरीके से अपनी बात को कह रहा है। वो बोल नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरीके से हो सकते हैं, कई बार संकेतों के माध्यम से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो पर्सन कितना इफेक्टिव है। जैसा कि अरस्तु कहते हैं कि बातों से भी ज्यादा इफेक्टिव है कि वो उस पर्सन का जो एक ऑरा है वो कितना डिग्निफाइड है। हमने पितामह को कभी क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि वो विवश थे। किसी ने भी ये नहीं बोला कि नहीं उनकी स्वीकृति थी, क्योंकि वो उनके एथिक्स थे। उन्होंने बार बार अपनी एथिक्स को प्रूव किया था कि इस तरीके की एक चीज है। ओके, तो जो डीन बर्डलैंड हैं वो क्या बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं जो बात अभी तक किसी ने सोची भी नहीं। वो बात ये थी कि जब भी हम किसी भी संचार की, किसी भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि एक स्पीकर होगा या एक सेंडर होगा, और उस सेंडर का जो मैसेज है वो किसी ना किसी ने क्या करा है, रिसीव किया है।
बर्नलैंड बोलते हैं ये बात ही गलत है। बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में हमेशा एक स्पीकर होगा और हमेशा एक रिसीवर होगा, ये बात गलत है, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली एक समय एक साथ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ बच्चे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है वो एक्सप्रेशन क्या है, मैंने अभी अपनी बात को खत्म नहीं किया, लेकिन उस एक्सप्रेशन से उस अपनी बात कहते कहते मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। वो आपकी अलर्टनेस हो सकती है, वो आपकी आंखों के इशारे हो सकते हैं, वो आप कितने कंसंट्रेट होकर मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ मैं यहाँ से खड़े होकर फील कर सकती हूँ। तो ये जो मॉडल है वो कौन दे रहा है? डीन बर्नलैंड। ये बोलते हैं कि ये बोलना ही गलत है कि एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। हम इसके लिए एक नया वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, वो है कम्युनिकेटर, यानी कि संचारक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संचारक। तो ऐसा सोचने वाले या ऐसा एक फिनोमिना देने वाले कौन थे? डीन बर्नलैंड। उन्होंने बोला कि हमेशा स्पीकर या सेंडर होगा, ये फिनोमिना सही नहीं है, हमें कम्युनिकेटर की बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो कर रहा है वो कम्युनिकेटर है, रेदर वो रिसीवर है या वो सेंडर है। क्लियर हुआ? तो ये डीन बर्नलैंड का एक सिद्धांत था। संचारक दोनों हैं, एक समय एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही है चीज। वो बोल रहा है कि जैसे देखिए ये सेंडर है, हम क्या बोल रहे थे अरस्तु के मॉडल के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ बोल रहे थे हम, एसएमआर का सिद्धांत था। फिर बार्लो ने बोला कि एक सी भी जरूरी है, चैनल भी जरूरी है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सेंडर और रिसीवर जो है ना, मैसेज की जरूरत कई बार होती नहीं है। हम ऐसे ही दोनों बैठे हुए हैं, कोई मैसेज नहीं है, एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या होगा? एक दूसरे को जब हम देख रहे हैं तो हमारे एक्सप्रेशन बहुत कुछ कह रहे हैं, और वो कहते कहते कई बार मैसेज बन जाएगा कि हमें आपस में इंटरेक्ट करना है या नहीं करना है। एक मॉडल है, हम किसी भी मॉडल को कभी भी कंप्लीट नहीं मान सकते। ये किसकी संभावनाएं दी हैं? किसने दी है? बर्नलैंड ने दी है कि मैसेज पर आप बहुत फोकस कर रहे हो, चैनल पर बहुत फोकस कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है मैसेज हम एक दूसरे को जानने के बाद में डिराइव करें। पहले इंसान एक दूसरे को देखे परखे कि मैं इससे कुछ बोलूं भी कि नहीं बोलूं। ये किसका सिद्धांत है? डीन बर्नलैंड का सिद्धांत है। और डीन बर्नलैंड को कई बार ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने पहली बार ये बताया कि समव्यवहारिक मॉडल कितना इंपॉर्टेंट है। डीन बर्नलैंड से पहले लोग समव्यवहारिक मॉडल पर सोच नहीं रहे थे, लेकिन डीन बर्नलैंड ने बोला कि दो लोग एक समय एक साथ भी तो बातें करेंगे और बातों में कई बार संदेश भी नहीं होगा, तो हमें जो अंतःक्रियात्मक मॉडल है उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए समव्यवहारिक मॉडल की नींव को रखा गया। तो यदि मैं क्रोनोलॉजिकल बात करूं तो डीन बर्नलैंड का मॉडल समव्यवहारिक मॉडल में पहला मॉडल माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद में एक और बहुत अच्छा सा मॉडल है हमारा, जो है रोजर का मोज़ेक मॉडल। बेकर का मोज़ेक मॉडल। आप लोगों ने मोज़ेक देखे? अच्छा, देखो बचपन में ऐसे आप लोगों ने गेम्स खेले होंगे, जैसे कई बार होते थे कुछ ब्लॉक्स होते थे या कुछ ऐसे पेपर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते थे जिनको हम जोड़ते थे आपस में, और एक हाँ कुछ उसी टाइप का जैसे लिगो होता है, तो वो उसी टाइप का कुछ एक इमेज बन जाता है। जैसे इंडिया का मैप है तो हमें अलग अलग उसके पार्ट्स मिलेंगे और हम उस पार्ट को कनेक्ट करेंगे, देन फिर इंडिया का जो फिजिकल मैप है वो कंप्लीट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? मोज़ेक। तो ये जो बेकर हैं, बेकर क्या बनाएंगे? मोज़ेक बनाएंगे। इन्होंने बोला कि एक पर्सन जब एक बात को सुनता है, जैसे मैं एक न्यूज़ देख रही हूँ, अभी न्यूज़ देखते हुए मैंने न्यूज़ में देखा कि यमुना नदी में बाढ़ आ गई। अब यमुना नदी की बाढ़ की न्यूज़ आ रही है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि मेरे भाई एक रिलेटिव हैं जो रहते हैं दिल्ली में, तो वो सेफ तो है ना। मैं न्यूज़ क्या देख रही हूँ कि यमुना नदी में बाढ़ आई है, लेकिन मेरी भावनाएं अपने रिलेटिव तक पहुँच रही हैं। फिर मुझे ये लगेगा कि बाढ़ आती क्यों है, क्यों जो प्रबंधन है वो इतना अच्छा इंतजाम नहीं कर सकता। तो मेरी बातें कहाँ चली गई? प्रबंधन में। फिर मैं ये देखूंगी कि क्या विदेशों में नदियां नहीं हैं, या फिर हमारे सेटलमेंट्स में प्रॉब्लम है, बसावट में प्रॉब्लम है, भारत की जनसंख्या में प्रॉब्लम है। एक न्यूज़ का कितना डिफरेंट असर हुआ। ये जब असर मेरे पर हो रहा है तो मेरा पूर्व ज्ञान भी तो काम कर रहा है ना।
भाई क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी हुई है कि कौन से देश में कौन सी नदी है, किस देश में बाढ़ आती है नहीं आती है, पहले भी यमुना नदी में बाढ़ आई है, कितनी तबाही होती है। और मैं क्योंकि इमोशनल पर्सन हूँ, सोशल पर्सन हूँ, इसलिए मैं अपने रिलेटिव के बारे में भी सोच रही हूँ। क्योंकि मैं अभी कुछ देख रही हूँ इसलिए उसका भी मुझ पर असर हो रहा है। तो एक टाइम पर मैं देख तो एक चीज रही हूँ, संचार तो हो रहा है, लेकिन उस संचार के जो तरीके हैं, जैसे कि एक टुकड़े जुड़ते हैं ना, वैसे टुकड़े मेरे संचार में जुड़ रहे हैं और मैंने उस चीज को एक अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया है। तो ये मॉडल किसका है? बेकर का मोज़ेक मॉडल। क्लियर हुआ? ये केवल आपसे नाम पूछे जाते हैं इन मॉडल्स के, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडल्स होते क्या हैं। अब देखो ये अलग अलग टाइम की बातें हैं। यदि ये 2 टाइम की बातें होती तो हम इसको कौन से मॉडल में रखते? अंतः क्रियात्मक में। क्योंकि हमने अलग अलग समय की बातों को जोड़ा है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे? समव्यवहारिक में। क्लियर हुई ये चीज? ओके। अब हम इसमें एक और मॉडल की बात करते हैं। यहां से रिसेंट टाइम में हमें एक ट्रेंड दिख रहा है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो मॉडल है लीगन्स का मॉडल। लीगन्स अपनी जो लीगन्स की स्टडी थी वो एग्रीकल्चर ह्यूमन पे कर रहे थे कि जब ह्यूमन जो है वो अपने डेवलपमेंट एरा में था तो सबसे पहले जो उसने डेवलपमेंट करा वो कृषि के क्षेत्र में किया। ये लीगन्स का मानना था। इसलिए जो कृषि है, जब उसने कृषि के बारे में सोचा, जैसे आप सबको पता होगा कि एक जो बीज था वो गिर गया, उसने देखा ये कैसे गिरा, कैसे ये उद्भव हो रहा है इसका, फिर उसने सोचा कि मैं बीजों को कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उन बीजों को वो कलेक्ट करने लगा और धीरे धीरे कृषि जो था वो पहला मैकेनिज्म था जिसको इंसान ने सीखा। तो ये जो कृषि है, कृषि के विस्तार से वो इंसान को लेके जाते हैं शिक्षा तक, कि ये जो कृषि है इसने पहली बार इंसान को कुछ शिक्षा दी और उस शिक्षा के विस्तार से आज हमारा जो मानव है वो कहाँ पर खड़ा हुआ है। अब वो जो संचार है उसमें एक नया तत्व बताते हैं। देखो अभी तक हम संचार में क्या तत्व पढ़ रहे थे कि एक हमारा सोर्स होगा या सेंडर होगा। सेंडर क्या देगा? एक मैसेज देगा। मैसेज किसके थ्रू देगा? चैनल के थ्रू देगा। लेकिन इन्होंने बोला कि चैनल तो ठीक है, जैसे कि मैं सेंडर हूँ, मेरा मैसेज है कि मुझे आपको मॉडल्स पढ़ाने हैं। अब मैंने चैनल क्या सोचा कि मैं बोलकर पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं उस चैनल के साथ में आगे भी तो कुछ डिज़ाइन करूंगी कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं एक पीपीटी से पढ़ाऊंगी या मैं कोई चित्र बनाऊंगी या मैं किस कहानी का यूज़ करूंगी। यानी मैं उस चैनल के बाद में एक और यदि फैक्टर लेकर आऊं जो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि उस चैनल से मैं किस तरीके से ट्रीट करूंगी उस मैसेज को। पीपीटी के थ्रू लेकर जाऊंगी, चित्रों के थ्रू लेकर जाऊंगी, कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको समझ में आ जाए। हो सकता है चैनल जो वाणी है वो इतना इफेक्टिव ना हो। तो ये ट्रीटमेंट का एक नया फैक्टर लेकर आए और फिर उन्होंने बोला जब ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले एक एस है, एस के बाद एम होगा, सी होगा और फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ? टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बाद जो रिसीवर है वो उसको क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। और यदि रिसीवर ने रिसीव किया है तो वह उसका क्या आना चाहिए? फीडबैक आना चाहिए। तो ये जो आपका पूरा मॉडल है ये किसने बताया था हमें? लीगन्स ने बताया था। तो लीगन्स से 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो लीगन्स है वो कृषि विस्तार से शिक्षा विस्तार की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लीगन्स ने संचार के कितने तत्वों को बताया है? कितने तत्व हैं? 6। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि लीगन्स ने संचार के कितने तत्वों को बताया है, लेकिन जब वो तत्वों की संख्या पूछ सकते हैं तो वो तत्व भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। एक और यदि हम स्टेप आगे चलें, क्योंकि हम सबका जो उद्देश्य है वो जेआरएफ है, तो जेआरएफ के लिए आपको एक और क्वेश्चन भी ट्रीट करना चाहिए कि ट्रीटमेंट को संचार का एक सिद्धांत बताने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लीगन्स। ओके, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर और सब तो सिमिलर ही चीजें हैं ना, ट्रीटमेंट ही थोड़ा अलग हुआ, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रीटमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लीगन्स। कला। देखो ये ऐसे है कि जैसे हम अभी तक महाभारत की स्टोरी की बात कर रहे थे, मैंने बोला कि अर्जुन को श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ समझा रहे हैं, अपनी वाणी के थ्रू समझा रहे हैं, लेकिन वो वाणी कितनी पिच पर जाकर उनको बोलना है,
कब उनको स्लो हो जाना है, कब उनको भावुक हो जाना है, ये भी तो भावना है ना। देखो क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसको ऊपर ऊपर से बनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है तो हम उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लग जाते हैं। तो ये सोचा गया कि चैनल तो ठीक है, लेकिन चैनल के बाद में उसको उस चैनल के ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। होता है ना कि सबसे पहले हम जब खाना बनाना सीखते हैं तो बस हमने आलू को उबाला और नमक मिर्ची डाली और आलू की सब्जी तैयार है फटाफट वाली। लेकिन फिर हम धीरे धीरे मास्टर शेफ बनते हैं, फिर हम पहले मसाला भूंजते हैं, फिर वो उसमें उस मसाले में से जब ऑयल निकलता है तो हमें पता पड़ता है मसाला भुन चुका है। फिर हम उसमें आलू डालते हैं, फिर हम सोचते हैं इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल देते हैं, काजू का पेस्ट भी डाल देते हैं। अभी भी तो सब्जी बन रही है, पहले भी सब्जी बन रही थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस सब्जी को बनाने के लिए हमें एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वो ट्रीटमेंट अब कौन दे रहा है? लीगन्स दे रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लास्ट एक और फॉर्मूला की जिसकी कल मैंने बात करी थी, या एक और मॉडल की, कैट्स का मॉडल। कैट्स में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि गेट कीपर थ्योरी कैट्स भी देते हैं। जब मैंने वेस्टली मैकलीन आपसे डिस्कस किया था तो कैट्स को वहीं पर मैंने लिख दिया था। लेकिन कैट्स के लिए आजकल एक आधे और तरीके के क्वेश्चंस मुझे दिखाई दिए, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं कि कैट्स ने सबसे पहले 2 स्टेप थ्योरी दी। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एक बार, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि 2 स्टेप थ्योरी के साथ में पहली बार कैट्स बोलते हैं ओपिनियन लीडर के बारे में। क्योंकि कैट्स का जो मॉडल है वो मास कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाता है। मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग होते हैं मास कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। मास कम्युनिकेशन में ये मॉडल पढ़ाया जाता है, और इसमें ये बताते हैं कैट्स कि एक पूरा एक समूह है, उसमें से एक व्यक्ति ओपिनियन लीडर होता है। वो जो भी ओपिनियन बनाएगा पूरी पब्लिक का वैसा ही ओपिनियन होगा। ये किसका सिद्धांत है? कैट्स का सिद्धांत है। ऐसा होता भी है कई बार, जैसे कोई भी एक सभा चल रही है, उस सभा में एक पर्सन का आइडियोलॉजी है, सबकी आइडियोलॉजी वैसी नहीं है, लेकिन वो पर्सन क्योंकि इतना प्रभावी है, जिसको आप लोग बोलते हैं कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, इसी को ये क्या बोल रहे हैं? ओपिनियन लीडर। तो ये ओपिनियन लीडर का जो सिद्धांत है, ये देने वाले कौन है? कैट्स। और यही इनकी बहुत बड़ी कमी है। इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या है कैट्स के मॉडल की? कि ये बोलते हैं कि सब लोगों के पास में व्यवहार करने की, संचार करने की क्षमता नहीं है। क्षमता केवल किसके पास में है? ओपिनियन लीडर के पास में। इसलिए इनका सिद्धांत मास कम्युनिकेशन में तो ठीक है, लेकिन जनरल कम्युनिकेशन में फेल हो जाता है। क्योंकि जनरल कम्युनिकेशन में कोई ओपिनियन लीडर हो या नहीं हो, हम नहीं कह सकते। तो क्या ये जो चार्ट है, उससे आप इन तीनों मॉडल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा रेखिक है, कौन सा चक्रीय है और कौन सा समव्यवहारिक है? यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। मॉडल का नाम और उस मॉडल का प्रकृति, नेचर पूछा जाता है। अब आज जाकर आप लोग एक काम करेंगे, ये होमवर्क है आपका। आपके पीडीएफ में हालांकि वो टेबल अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप उस मॉडल, उस पीडीएफ में से वो टेबल ना देखें। आप खुद एक पेन और पेपर लें, और जितने भी मॉडल हमने पढ़े हैं उन मॉडल्स के यहाँ पर नाम लिखें। उसके बाद में उनकी विशेषताएं लिखें। ये देखिए मेरी लाइन टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आप मॉडल्स के नाम लिखेंगे, यहाँ पर विशेषता लिखेंगे, यहाँ उस मॉडल की कमियां लिखेंगे। हमने डिस्कस किया है लगातार क्या कमियां हैं। कमियों के बाद में आप, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, हालांकि कमी में फीडबैक है या नहीं है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फीडबैक को आप अलग से रखेंगे कि फीडबैक है या नहीं है। और यदि आप इसको एडवांस लेवल पर बनाना चाहते हैं तो फीडबैक और नॉइस इस तरीके से रखिए। फीडबैक यदि है तो टिक लगा दीजिए, नहीं है तो इस तरीके से लगा दीजिए। तो फीडबैक नॉइस का बनाएंगे, और लास्ट जो हम पॉइंट रखेंगे वो रखेंगे नेचर ऑफ द मॉडल, यानी कि उसकी प्रकृति कैसी। प्रकृति में रेखिक है, संवेदना आपके समव्यवहार मूलक है, जिसको लेन देनात्मक भी कह देते हैं, या फिर अंतः क्रियात्मक है यानी इंटरपर्सनल है या इंटरएक्टिव है। ओके, तो ये आप इस टेबल को बनाएंगे, और ये आपकी मास्टर टेबल होगी। क्योंकि आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको मॉडल्स भी याद हो जाएंगे, एक टेबल में, एक पेज में सारी क्लास क्लियर हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, इसको करेंगे, और फिर आपको मिली भी हुई है, ये पीडीएफ खोलेंगे तो ये टेबल बनी भी हुई है, लेकिन आप पहले खुद से करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे इसके लिए। ओके, क्लियर है? मॉडल सबको समझ में आए मॉडल्स? फिर भी इस टेबल के बाद में भी यदि कभी दिक्कत हो तो आप क्लास में आप पूछ सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत है नहीं इस बात पर। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है। कम्युनिकेशन का जो दूसरा टॉपिक है उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो एक नेटवर्क की भी जरूरत पड़ती है। तो आप लोग इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन।
देखो, मैंने एक बच्चे को चूज करा अपनी क्लास में से और मैंने उसके कान में कुछ कहा, ठीक है, और मैंने बोला कि इस बात को तुम उस बच्चे को कह दो जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास है। आपने एक अपने विश्वास लायक पर्सन को ढूंढा और आपने उससे ये बात कह दी। तो ये मॉडल, ये नेटवर्क कुछ ऐसा चला कि मैंने एक बच्चे को चूज किया, उससे मैंने इस बात को कहा, उसके बाद में उस बच्चे ने एक को चूज किया और उस बात को कहा, फिर हो सकता है कि वो किसी और को चूज करे और उस बात को कहे। ये आपको जो श्रृंखला है, ये जो नेटवर्क है, क्या एक चेन की तरह दिखाई दे रहा है? क्या एक चेन बनी है? हम बचपन में एक गेम खेला करते थे, चेन। आप में से किस किसने खेला है? हाँ, जिसमें एक बच्चा होता था, वो होता था लीडर, वो पकड़ता था किसी को, फिर वो दो जो ने चेन बनाते थे हाथ पकड़कर, फिर और लोगों को ढूंढते थे और लास्ट में बहुत लंबी सी चेन बन जाती थी। आप सब लोग डोरेमोन वाले बच्चे हैं ना? देखा वेखा कुछ नहीं है ना, हम बस टीवी देखते थे। ऐसा खेला हुआ है? चलिए, खतरनाक वाले गेम्स खेलते थे आप लोग। ओके ओके ओके, PS5 वगैरह है? अच्छा, चलिए, तो ये जो चेन है ये समझ में आया। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक पर्सन दूसरे पर्सन से दूसरा पर्सन, तीसरे पर्सन से तीसरा पर्सन, चौथे पर्सन से एक चेन की तरह हमें दिखाई दे रहा है। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे? चेन नेटवर्क। क्लियर है? सिंपल है ना? कहाँ मैडम हम मॉडल पढ़कर आए हैं क्या? छोटी बच्चों वाली बातें हो गई हैं। तो चलो दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं। चेन नेटवर्क क्लियर है ना सबको? चलो, अब हम देखते हैं दूसरा नेटवर्क जो है हमारा वाई नेटवर्क। क्या होगा इसमें? कोई गैस करना चाहेगा? कुछ कुछ देखो, नेटवर्क जिसने भी बनाया ना, वो बहुत ही साधा, सिंपल, साधारण बंदा है। जैसा जो दिख रहा है वैसा ही मॉडल है। दो पर्सन एक पर्सन को इंफॉर्मेशन देंगे, इट्स कॉल्ड वाई नेटवर्क। दो लोग हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दो बच्चों को असाइन किया कि तुम मुझे पूरी रिपोर्ट दोगे मेरे जाने के बाद क्या होता है, ठीक है? तो वो दो बच्चे रिपोर्ट को लिखकर या बोलकर मुझे सुना देंगे। तो हम इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? वाई नेटवर्क के अंतर्गत। नहीं नहीं, रियल में नहीं बोला। प्रबंधन में ऐसे मॉडल्स को हम यूज करते हैं, जैसे जो डायरेक्टर है उसने दो अलग अलग ब्रांचेस के HR को बुलाया और HR डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हम कौन सा मॉडल देख सकते हैं? वाई नेटवर्क। मैं मॉडल बोल जाऊंगी, आप लोग नेटवर्क उसको समझिएगा, ठीक है? चलो, नेक्स्ट हम देखेंगे इनवर्स वी या उल्टा वी प्रकार का नेटवर्क। आप देखो, शेप देखकर मुझे बता सकते हो इसमें क्या होगा? बिल्कुल, एक पर्सन दो लोगों को किसी काम के लिए असाइन करेगा। जस्ट उसका उल्टा है जो वाई नेटवर्क है। वाई में दो पर्सन एक को रिपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर एक पर्सन दो लोगों को काम दे रहा है। जैसे डायरेक्टर दो अलग अलग ब्रांचेस के HR को कोई काम दे सकता है। क्लियर हो रहा है? जैसे प्रिंसिपल दो टीचर्स को काम दे सकती है कि भाई ये वाला आप करना और ये वाला आप करना और मुझे रिपोर्ट दे देना। इसको क्या बोलेंगे? उल्टा वी प्रकार का नेटवर्क। अब एक होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं व्हील नेटवर्क या स्टार नेटवर्क। व्हील नेटवर्क या स्टार नेटवर्क में क्या होता है? ये एक व्हील टाइप का एक फिनोमिना बन सकता है या स्टार टाइप का फिनोमिना बन सकता है। यहाँ से यहाँ पर आपको कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? और ये बेचारा 5 हो गए ना? तो ये जो 5 लोग हैं, इसमें क्या होगा? एक सेंटर में एक पर्सन होगा। यदि इसको इससे बात कहनी है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं कह सकते, इसके थ्रू ये बात कहनी पड़ेगी। यदि इसको इससे बात करनी है तो भी डायरेक्ट नहीं कह सकते, किसके थ्रू कहनी पड़ेगी? इसके थ्रू कहनी पड़ेगी। कम ही बताओ इस मॉडल की। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस नेटवर्क? सेंट्रलाइज है और फीडबैक नहीं। अभी तो केवल ये देखना है कि इसकी कमी क्या है। कमी क्या है? यदि ये पर्सन किसी दिन अपसेंट हो गया या बीच में से कहीं इसको भगा दिया हमने, तो ये पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। तो ये क्या है? इसकी कमी हो गई। अभी तक कितने नेटवर्क हमने डिस्कस किए हैं? चेन नेटवर्क, वाई नेटवर्क, इनवर्स वी नेटवर्क एंड
व्हील और स्टार नेटवर्क। व्हील और स्टार नेटवर्क समझ में आया? बीच में एक पर्सन होगा जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी लिमिटेशन क्या हो गई? यदि वो पर्सन हटा लिया गया तो ये पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अब है सर्कल नेटवर्क, जिसको हम क्या बोलेंगे? चक्रीय नेटवर्क। चक्रीय में देखो, ऐसा एक चक्र होता है, मान लो ये चक्र है, लेट सपोज दिस इज चक्र, ओके। तो ये चक्र है, इसमें क्या होगा? देखो, जैसे हमने अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर खड़ा करा हुआ है, सर्कल में खड़े हैं ये लोग। अब सर्कल में खड़े हैं, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो क्या ए बी चिल्लाकर, ए अपनी बात को चिल्लाकर बी को कह सकता है? नहीं कह सकता, चक्र है ना। अब ये अभी छोटा सा दिखाई दे रहा है, चक्र का मतलब है अलग अलग लोगों को जोड़ रखा है आपने। तो अब ये किसके थ्रू कह सकता है? या तो इन लोगों के थ्रू, या तो इन लोगों के थ्रू। मतलब आपको यदि अपनी बात को कहना है तो आपको बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे मीडियम से होते हुए जाना पड़ेगा, तब आपकी बात किस तक पहुंच पाएगी? बी तक पहुंच पाएगी। कमी क्या हो गई? टाइम टेकिंग। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकती है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैडम ए भी इतना दूर हो, ये भी तो जरूरी नहीं है, पास पास भी तो हो सकते हैं। तो वो फिर अलग अलग सिचुएशन है, ओके। ये जो मेरी बात थी, इसको अरस्तु के किस सिद्धांत के अंतर्गत रखोगे? अभी हल वाली बात जो मैंने कहा था कि यदि आप लोग ऐसा सोचो कि ए बी पास पास भी हो सकते हैं, एथोस पैथोस लोकोस लॉगोस, ठीक है। चलिए, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा तभी जेआरएफ होगा। हम करते हैं अपने लास्ट नेटवर्क की बात। 5 नेटवर्क डिस्कस कर चुके हैं, छठा नेटवर्क हमारा है ऑल नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं सर्व नेटवर्क, है ना। ऑल टाइप नेटवर्क भी बोल देते हैं। अब हमारे कुछ लोग हैं, ठीक है, अब ऐसे खड़े हुए हैं ये लोग। अब ये इससे भी बात कर सकता है, 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 कोई किसी से भी कहीं से भी बात कर सकता है। चेन भी बन रही है इसमें, सर्कल जैसा भी कुछ हमें दिखाई दे जाएगा, वी भी बन जाएगा, वाई भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो ये कौन सा टाइप है? ऑल नेटवर्क। इसकी लिमिटेशन बताइए, कमियां। अच्छाई तो हमें पता है कि बहुत ईजी हो जाएगा, बुराई क्या है? इसकी बुराई क्या है? यदि प्रबंधन में हम इसकी बात करें, मैनेजमेंट में बात करें, सब बातें यदि सबको पता पड़ जाएं, तो क्या प्रबंधन? मिसमैनेजमेंट। तो यहाँ से क्या क्रिएट हो जाएगा? मिसमैनेजमेंट। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मैंने आपको बोला कि भाई हमारी एक कंपनी है, इस कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है, तो लॉस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये कोशिश करते हैं कि आधा आधा घंटा एक्स्ट्रा सब लोग काम करना शुरू करें उसी पैसे में जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने ये बात कुछ लोगों से कही, अब जो मेरे नीचे वाले लोग थे, लेट्स सपोज मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं एचआर को ये बात कहूँगी, अब एचआर इसके लिए एक प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें ये मैसेज लोगों को तक देना है। लेकिन एचआर कोई प्लानिंग ना करें, ये बात सब लोग सुन लें, तो क्या इंटरप्रिटेशन जाएगा कि हमसे तो फ्री में काम करा रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे, है ना, हमारी उसका हनन है ये। तो अब आर्टिकल नंबर्स आप लोगों को ज़्यादा पता होंगे, सारे जितने भी होंगे हम लगा देंगे कि कौन कौन सा संविधान के आर्टिकल का हनन हो रहा है हमारे साथ में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसकी क्या हो जाएंगी? कमियाँ हो जाएंगी, मिसमैनेजमेंट क्रिएट हो सकता है। अच्छाई क्या हो गई? कोई विवशता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। यहाँ तक जितना हमने पढ़ा उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किस तरह की? कोई परेशानी नहीं है, आगे चले। सब समझ लेते हैं, किसी भी तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, एज पर द डिमांड ऑफ द कम्युनिकेशन हम यूज़ करेंगे। हम सर्कल को भी यूज़ कर सकते हैं, वाई को भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कहीं से भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चले। आगे जब हम चलते हैं तो हम अपने एक और टॉपिक की तरफ प्रवेश करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है वो तो हो रहा है, ये तो हमने देखा, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी संप्रेषण। तो प्रभावी संप्रेषण ये अलग से देखो, उस दिन हमने जब डिकोड किया था अपने सिलेबस को, कितने बच्चे थे उस दिन क्लास में? डिकोडिंग के टाइम पर सभी थे, 65-70 लोग थे। सेमिनार में थोड़ा डिकोड की जाती हैं ये चीजें, सेमिनार की बात की जाती है, सेमिनार में थोड़े
नहीं नहीं, सेमिनार में डिकोड नहीं था, डिकोड उसके बाद में जो फर्स्ट क्लास हुई है हमारी उसमें किया गया था। आप लोगों जिनकी क्लासेस मिस हो गई हैं आप लोग देख सकते हैं, क्लासेस है ना उसमें पड़ी हुई हैं, ऐप्स पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो प्रभावी संप्रेषण क्या है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? मैंने जो बात जैसे कही, जिस लहजे में कही, जिस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कही, कौन वातावरण को इंट्रोड्यूस कर रहा था अपने मॉडल में, पढ़कर आना है बच्चों। हाँ, किसने एक बात करी थी कि वातावरण भी जरूरी है? लास्वेल। कौन इंट्रोड्यूस करता है? लास्वेल इंट्रोड्यूस करता है कि वो वातावरण भी जरूरी है जिसमें हम कम्युनिकेशन करेंगे। यदि वातावरण हमारा एक जैसा नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर प्रभावी संप्रेषण क्या है? मैंने जो बात जैसे कही वो आपने वैसे ही ग्रहण करी, इसे क्या कहते हैं? प्रभावी संप्रेषण। एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं हुआ, कुछ भी अपना आप नहीं मिलाएंगे, जो मेरा सोचना है वही आपका सोचना होना चाहिए। ये कौन सा कम्युनिकेशन है? प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम बचपन से एक उदाहरण पढ़ते हैं, विराम चिन्हों में स्पेशली एक लाइन लिखी होती है, सबने पढ़ी होगी है ना? रुको मत जाने दो। रोको था ना, ये रुको नहीं था। हाँ, तभी कुछ अलग सा लग रहा था। रोको मत जाने दो। बात तो कही गई लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? जो मैंने कहा है वही आप समझें। यदि मैंने रोको मत बोला है तो आप ये समझ जाइए कि हमें रोकना नहीं है, और रोको मत जाने तो बोला है तो आप इसको एज इट इज ग्रहण करें। इट्स कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भी कई अपने अपने सिद्धांत हैं, कई अपनी अपनी बातें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन का यदि हम एक जनरल तरीका लें तो कम्युनिकेशन का सबसे बेटर तरीका जो हम और आप मानते हैं वो है बोलकर और सुनकर। भाई सबसे अच्छा कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी की बात को सुनते हैं। सुनते समय हम उसके एक्सप्रेशन भी देखते हैं, हम उसके जो मनोभाव है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको क्या दिक्कत है, क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। लिखी हुई बातों में कई बार जो मानसिक भाव है वो समझ में नहीं आते हैं। तो सबसे अच्छा संप्रेषण क्या होता है? स्पीकिंग के थ्रू, जब हम बोलकर अपनी बातों को बताते हैं। मैंने बोलकर अपनी बातों को बताया लेकिन आपने उस बात को केवल ऊपर ऊपर से सुना, तो क्या कम्युनिकेशन बेटर हो पाएगा? यस और नो? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने जो कहा आप उसकी डेप्थ को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है कि आपका प्रभावी संप्रेषण कब होगा? जब एक्टिव लिसनिंग होगी, सक्रिय तरीके से श्रवण होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे? प्रभावी संप्रेषण बोलेंगे। ठीक है? नहीं, थैंक यू अभी नहीं दीजिए। तो प्रभावी संप्रेषण क्या है कि हमारी एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। तुक्के अच्छे से लग सकते हैं। क्वेश्चन देखना आप यूजीसी के तुक्के ही लगते थे पहले, आज से 3 साल पहले कौन ही पढ़ता था इस सब्जेक्ट को, लेकिन आजकल थोड़ा सा डाइवर्स हो गया। कुछ पे लग सकते हैं समझ विकसित होने पर। हाँ हाँ, एक्टिव लिसनिंग तो ये तो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर भाषा में खिल जाती है यूजीसी। सक्रिय की जगह वो पता नहीं क्या क्या यूज करेगी वर्ड तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। ठीक है? एक्टिव लिसनिंग होगी तो हमें चीजें समझ में आएंगी, हम उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा जो है प्रभावी संप्रेषण में, प्रभावी संप्रेषण, देखो मैं बहुत अच्छा बोल रही हूँ लेकिन मैं सामने वाले को मौका ही नहीं दे रही हूँ कि वो कुछ पूछ पाए, तो क्या ये संप्रेषण प्रभावी होगा? आपके मन के अंदर बहुत सारी बातें रह जाएंगी। जैसे हमारे इंडिया में मैथ्स का फियर है एक, आप में से था किसी को? ह्यूमैनिटीज वालों को लगभग को रहता ही है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज के होते हैं लेकिन मैथ्स से फियर नहीं होता उन्हें। फिर वो उनके कुछ अलग रीजंस होते हैं कि उन्हें सिविल सर्विसेज करनी थी, है ना है ना? और कई लोगों के रीजंस होते हैं लेकिन कई बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो बहुत मैथ्स को बिल्कुल, हमारे तो अलग ही रिलेशंस थे मैथ के साथ चलिए, तो सक्रिय श्रवण के बाद में दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई कम्युनिकेशन प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा, तो उसके लिए दूसरी चीज है टू वे कम्युनिकेशन।
वन वे कम्युनिकेशन कभी भी प्रभावी नहीं होगा। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन बंद कमरे में बैठकर बोल रहे हैं, सामने वाला आपसे कुछ पूछ नहीं सकता, तो ये संप्रेषण प्रभावी नहीं है। बात समझ में आई? तो दूसरा जो इसका आप फीचर देखेंगे वो क्या है? टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि द्विमार्गीय संचार। क्लियर हुआ? द्विमार्गीय यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगा तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, अब थर्ड हम जो हमारा फिनोमिना है उसकी बात करते हैं। आप में से किसी बच्चे ने कभी करी है यूपीएससी की तैयारी? करेंगे अभी? ओके। इथिक्स एक पेपर होता है उसमें, जीएस पेपर 4। तो आपने कुछ वर्ड्स के बारे में सुना है? एम्पैथी, एपैथी और सिंपैथी। ओके, आप बताएंगे मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी, सिंपैथी एंड एपैथी? 3 वर्ड्स है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, चलो एक कहानी से समझते हैं इसको। हम रास्ते से जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया, हम रुके, हमने बोला हाय बड़ा बेकार हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ, भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा करता है, कोई बात नहीं है ना, आगे से ध्यान रखना, चले गए। इट्स कॉल, हम रास्ते से जा रहे हैं, हमने देखा एक्सीडेंट हुआ है, आजकल के बच्चे अच्छे से नहीं चलाते हैं बाइक, चले गए। इट्स कॉल्ड एपैथी। किसी भी चीज से कोई प्रतिक्रिया नहीं देना कि उसकी ही गलती है, एपैथी। एम्पैथी, उसके पास में जाना, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हो रहा है, अभी जरूरत किस चीज की है? हॉस्पिटल ले जाने की। हॉस्पिटल लेकर गए, उसके अच्छे से उसका मेडिकेशन वगैरह हुआ, देन हम उसको समझाएं कि भाई बाइक्स वगैरह फास्ट नहीं चलानी चाहिए, आप आराम से चला सकते हैं। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, किसी का 10th का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, मार्क्स अच्छे नहीं आए, आजकल तो पता नहीं अच्छे की परिभाषा क्या हो गई है, 97 पे भी बच्चे रोते हैं, है ना, कि 97 बस, ओनली 97, क्या होगा 97 में, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम तो। फिर वही बात होती है कि पहले 3-4 बच्चे पास होते थे 97 में ना तो अब ये 97 ऐसा हो गया है कि पता नहीं क्या बच्चे चाह रहे हैं। और हिंदी कैसी है उनकी? ये अच्छा क्वेश्चन है हाँ हाँ, आ जाते हैं। आजकल आप देखना, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, हम लोगों के टाइम तक भी पैसे जाया करते थे, ऐसे जाया करते थे, आप लोगों के टाइम पे भी शायद आते होंगे। आजकल ऐसे नहीं आता है, आजकल फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं हिंदी में। आपको एक दिया जाता है पैराग्राफ और उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं और उसमें आपको कुछ फिल करना रहता है, और कई बार वो ऊपर दिए भी होते हैं। ये ऐसे है, सिंपल क्या, ये तो डिस्ट्रॉय है, एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करना। अब 10 नंबर के आपने वो वर्ड्स भरे और 10 नंबर आपके आ गए, ऐसे आते हैं हिंदी में 100 में से 100 तो वही तो, तभी आपकी हिंदी अच्छी भी होगी, तो वही बात है। तो अब जो एपैथी है, सिंपैथी है, अब 10th का रिजल्ट आया, हम एक बच्चे के नंबर कम आए, उसके मम्मी पापा या उसके बड़े भाई बहन ने उसको अच्छे से कूटा, डंडों से, थप्पड़ से, जो भी उनके पास में अवेलेबल था, और उसको कमरे में बंद कर दिया कि तुमने हमारा नाम खराब कर दिया पूरी सोसाइटी में। इट्स कॉल्ड एपैथी। बच्चा परेशान था ऑलरेडी। हम चाहे पढ़े ना पढ़े, रिजल्ट खराब होता है तो दुख होता है, मानते हैं इस बात को? हम जब नहीं भी पढ़ते हैं तो भी भगवान से प्रे करते हैं, भगवान इस बार वाला निकाल देना प्लीज। जितने हमारी औकात होती है 11, 21, 51, प्रसाद प्रसाद भी बोल देते हैं, है ना। तो वही बात होती है। लेकिन आपने उसको मारा पीटा, क्या होगा? वो बच्चा क्या उसको इंटरप्रिटेट करेगा कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझ सकता, एपैथी। आप बच्चे के पास गए, हाय बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो नहीं आने चाहिए थे तुम्हारे तो इतने कम। उसकी सिचुएशन नहीं है आपकी सिंपैथी को गेन करने की। अभी उसको लगेगा कि आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो, लेकिन आपके वर्ड्स अलग हैं, ठीक है। आप उसको सिंपैथाइज करना चाहते हो, लेकिन क्या वो सिंपैथाइज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अपने ट्रॉमा में है, डिलेमा में है कि मैंने कैसे आ गए मेरे इतने कम नंबर। कई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, मेहनत करते नहीं आ पाते उतने अच्छे नंबर। एम्पैथी, आप उसको बोलो
कोई बात नहीं, पता है एक बार मेरे भी एग्जाम में इतने ही कम आए थे, तुम्हारे तो फिर भी इतने आए हैं, चाहे आपके आए चाहे नहीं आए, कोई मार्कशीट थोड़ा ना मांगेगा आपसे, लेकिन वो कॉपरेट करेगा। अब जो कम्युनिकेशन है वो होगा, पहले नहीं हो रहा था, आप उसको सिंपैथाइज करने गए, उसने आपकी बात सुनी नहीं। एपैथी, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, रिएक्ट करेगा अलग तरीके से, बिल्कुल सुनना नहीं चाहता वो आपकी बात। आप एम्पैथी से उसके पास में गए और आपने बोला कि पता है एक बार तुम्हारे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, मेरे तो एक बार बहुत ही कम नंबर आए थे, और फिर मैंने ये डिसाइड किया उस दिन कि इस बार तो चलो आ गए जैसे आ गए, लेकिन अब मैं मेहनत करूंगा। भाई इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो भी आ गए इसको एक्सेप्ट करो, और आज से ये सोचो कि अब कोई भी रिजल्ट आएगा ना तो मुझे रोने की जरूरत नहीं पड़े। इट्स कॉल्ड एम्पैथी। सामने वाले को उसके स्तर पर जाकर समझाना, फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने की फीलिंग। उसको ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं, सामने वाला मेरे ही जैसा है। आपकी बात को सुनना शुरू करेगा या नहीं करेगा? करेगा। प्रभावी संचार का अगला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? एपैथी, सॉरी एम्पैथी। एपैथी तो नहीं हो सकता, एम्पैथी। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने तारे जमीन पर देखी है? निकुम सर और निकुम सर और क्या नाम था उस बच्चे का? चलो उसका रियल नेम तो था दशील सफारी, उसमें क्या था मैं मेरे भी अभी दिमाग से निकल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने क्या करा था, यही तो करा था एम्पैथी। निकुम सर ने यही तो बता दिया कि तुम अकेले नहीं हो, और वो उनकी बात को समझ रहे थे। चलिए, तो एक्टिव लिसनिंग, दूसरा हमने क्या देखा? टू वे कम्युनिकेशन। तीसरा क्या देखा? एम्पैथी। तीनों चीजें समझ में आई। चौथे की तरफ चलते हैं। आप अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ एक शॉप पर गए, वैसे तो अब आप बड़े बच्चे हो गए तो खुद के कपड़े खुद ही खरीदने जाते होंगे, लेकिन मम्मी पापा ले गए आपको, छोटे हैं अभी आप, है ना, इतने बड़े में तो अभी इमेजिन हो नहीं पाएगा, तो छोटे बच्चे हैं आप, आपके मम्मी पापा आपको लेकर गए शॉप पर कि चलो बेटा आज अच्छे कपड़े लेंगे, दिवाली आने वाली है या जो भी फेस्टिवल है वो आने वाला है। आपको 2-3 कपड़े अच्छे लगे, लेकिन आप थोड़े संकोची स्वभाव के हैं, है ना, या मम्मी पापा नहीं है, कोई रिलेटिव है साथ में, वो लेकर चला गया आपको। अब आपको 2-3 कपड़े अच्छे तो लगे, लेकिन उनके रेट ज़्यादा थे, या आप लेना मतलब आप बोल ही नहीं पाए कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, और आपने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कह के आप वापस आ गए। अब आप खा रहे हो तो आपको वो कपड़े दिखाई दे रहे हैं, सो रहे हो तो वो कपड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो कपड़े सामने से हट ही नहीं रहे आंखों के सामने से। अब आप रात को 3 बजे जिसने भी आपको ऑफर करा था उसके पास जाते हो और बोलते सुनो मुझे अच्छे लगे थे वो कपड़े, वो चाहिए मुझे। क्या कम्युनिकेशन बेटर होगा, इफेक्टिव होगा? वो एक चाटा मारेगा आपको कि क्या है पागल हो, जब पूछ रहे थे इतनी बार तब तो लिए नहीं, अब कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और यही तुम्हारी सजा है। ये कोई तरीका होता है? 6 घंटे बाद में, 10 घंटे बाद में तुम बोल रहे हो कि मुझे तो अच्छे लगे थे वो कपड़े, वो चाहिए। तो क्या है इसकी अगला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? टाइमली फीडबैक। फीडबैक तो हो, बट फीडबैक कैसा हो? टाइमली हो, समय पर फीडबैक हो। फीडबैक आया था क्या इस कन्वर्सेशन में? रात को 3 बजे फीडबैक तो आया, लेकिन वो कैसा नहीं था? टाइमली नहीं था। फीडबैक टाइमली होगा तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं है। कितने फीचर्स हमने देख लिए? एक्टिव लिसनिंग, सेकंड टू वे कम्युनिकेशन, थर्ड एम्पैथी, फोर्थ टाइमली फीडबैक। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट अपना जो है, आपको यदि आपके फ्रेंड से पूछना है कि भाई आज क्लास कितने बजे है, क्या तरीका आप अक्वायर करेंगे, यूज करेंगे? फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप सोचते हो नहीं मैं थोड़ा सा आज थम्सअप पिए तो आज कुछ तूफानी करता हूँ, है ना, तो आप पत्र लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को। ओके भाई, पत्र लिखना कम्युनिकेशन का तरीका है, हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो पत्र लिखेंगे हम। अब हमने पत्र लिखा, फिर हम गए पोस्ट ऑफिस, फिर हमने सोचा स्पीड पोस्ट करेंगे, ठीक है, अब स्पीड पोस्ट भी हो गया, 40 रुपए लग गए, आपके 40 ही लगते हैं शायद, है ना, यदि एक लेटर हम भेज रहे हैं तो। अब 40 रुपए लग गए, लेकिन क्या वो आपके मैसेज जो है वो यूजफुल होगा?
वो रिसीव होगा, आपकी क्लास हो जाएगी, उसके बाद में फिर आपका फ्रेंड आपको पत्र नहीं फोन करेगा कि क्या भाई पागल हो गया आजकल, हाँ क्या हो गया है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इससे हमने क्या बात सीखी कि हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है उसका मीडियम एप्रोप्रिएट होना चाहिए। यदि जो मीडियम है वो अनुकूल नहीं है तो क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, नहीं होगा। तो अपना नेक्स्ट जो आएगा, कितने नंबर का था ये, अब नेक्स्ट अपन 5 नंबर की बात कर रहे हैं। तो फिफ्थ हमारा जो होगा वो क्या होगा, एप्रोप्रिएट मीडियम, यानी कि अनुकूल माध्यम। मैं दोनों मीडियम से ये बात कहूंगी, आप हिंदी के हैं तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में ये वर्ड्स देख लेने चाहिए, और यदि आप इंग्लिश के हैं तो भी कई बार हिंदी के वर्ड्स हमारी मदद कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों की सोचने और बोलने की जो क्षमताएं हैं वो हिंदी में ही होती हैं, चाहे हमारा मीडियम इंग्लिश हो। तो कई बार हम उस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो समझने में मदद मिल जाती है हमें। तो अनुकूल माध्यम जरूरी है। अनुकूल माध्यम में हम क्या याद रखेंगे, अभी किसका एग्जाम्पल दिया था हमने, पत्र का, कि फ्रेंड से हमने पत्र लेखन के द्वारा पूछा, स्पीड पोस्ट भी किया है, लेकिन वो भी अप्रोप्रिएट नहीं है। लास्ट जो कम्युनिकेशन का तरीका है, देखो मैंने आपसे एक बात कही अभी थोड़ी देर पहले जब हम मौन की बात कर रहे थे, साइलेंस की बात कर रहे थे, कि पितामह को कभी भी किसी ने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करा। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई आपको बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं माना कि जब द्रौपदी के साथ ये सब कुछ हो रहा था तो पितामह की स्वीकृति थी। किसी ने भी माना ये नहीं, सबने बोला कि पितामह को बोलना चाहिए था, वो नहीं बोल रहे थे क्योंकि वो धृतराष्ट्र जो हैं वो राजा बने हैं और धृतराष्ट्र के अंडर वो हैं, वो सारी उनकी विवशताएं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी सिद्ध करी है बार बार अपने उस राज्य के लिए, अपने उस एम्पायर के लिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जो लास्ट फीचर है वो ये है कि जो बोलने वाला है वो कितना क्रेडिबल है। मतलब एक होता है कि कोई पर्सन है जो हमेशा झूठ बोलता है, एक वो आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है, किसको देखना चाह रहे हो आप? तो एक जो पर्सन है जो लगभग झूठ बोलता है, आपके ग्रुप में हो सकता है, अब वो आपसे आकर कोई सही बात भी कहे। जैसे हम बचपन में एक शेफर्ड बॉय की स्टोरी पढ़ते थे, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। जब एक्चुअल में भी भेड़िया आया, किसी ने उसकी बात को पे विश्वास नहीं करा, जबकि वो बहुत इफेक्टिव तरीके से बोल रहा था कि सच में भेड़िया आ गया, मेरी बात को मान लो, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, बिकॉज दैट बॉय वॉज नॉट दी क्रेडिबल पर्सन। क्योंकि जो वो लड़का था वो क्या नहीं था, क्रेडिबल नहीं था। ठीक है, इसलिए लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। आपकी बात लोग कब सुनेंगे, जब आप क्या बनेंगे, क्रेडिबल बनेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लास्ट और जो सबसे अच्छा फीचर है वो क्या है कि आपको कैसा बनना पड़ेगा, क्रेडिबल बनना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर हुआ होगा शायद कि क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहले कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है जो बात जैसे कही जाए वो बात वैसे ही रिसीव की जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा था उसमें, एक्टिव लिसनिंग, देन टू वे कम्युनिकेशन, देन एम्पैथी, देन टाइमली फीडबैक होना चाहिए, देन अप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए, देन क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, और उसके बाद खत्म हो गया, उसके बाद कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो गया। ओके, चलिए, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन था। लेकिन हमेशा क्या, देखो सब इंसान सोचते तो ऐसे ही है कि हम जो बोल रहे हैं वो इफेक्टिव है, लेकिन क्या वो हो पाता है इफेक्टिव, यस और नो? नहीं हो पाता है। रीजन क्या है, बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं। बैरियर्स को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आज और कुछ पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से यूजीसी लगातार क्वेश्चन पूछ रही है। बैरियर्स को हम अलग से लेंगे कल कि क्या क्या बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। आज मैं बात करूंगी कि कोई भी चीज़ इफेक्टिव है या नहीं है, या हम उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। हम चाहते हैं, जैसे आज की क्लास के बाद में हम सब ने ये सोचा कि अब बोलेंगे तो इफेक्टिव ही बोलेंगे, ऐसा छोटा मोटा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आज से जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। अब जैसे हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर के पास में जाकर हम उसको अपनी जो बीमारी है, मर्ज है, वो बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए पेट में दर्द हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, तो उनको आपका मर्ज पता है। अब वो आपको क्या करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्लास से जा रहे हैं, तो मैं कुछ आपको
मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हूँ कि आप अपनी बातों को किस तरीके से कहें कि वो बातें कैसी हो जाएं, इफेक्टिव हो जाएं। तो उसको हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या फिर जो ऑथेंटिक हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं वो इसके लिए देती है एक प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 सी या 7 सिद्धांत। ओके, तो आपको 7 C's दिए गए हैं जो किसको डिराइव करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर। यदि आप अपनी बात कहोगे सामने वाला आपकी बात को सुन लेगा। आपकी बात ऐसे है कि मैं आज ऐसे चाह रही थी कि है ना ऐसा हो जाए, क्लियर है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी दायां कभी बायां, ऐसे मेरी बातें घूम रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बात सबसे पहले कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर के बाद में अब मैंने आपसे कुछ कहा लेकिन वो बात है इनकरेक्ट, वो बात करेक्ट है ही नहीं, तो क्या वो इफेक्टिव रहेगी? भाई मैंने आपसे कुछ कहा, आपको लगा वाह मैडम ने तो क्या ही लाजवाब आंसर, मतलब कुछ हमें समझा दिया आज, और आपने घर जाके कर लिया गूगल और पता पड़ा कि मैडम तो जो बोल रही थी वो तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो क्या अब आप मेरी बात से प्रभावित होंगे? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सेकंड सी है वो क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपकी बात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। ओके, अब मैंने आपसे बात कही, जैसे कि युधिष्ठिर जो थे उन्होंने बात कही थी, क्या बात कही थी, अश्वत्थामा हतः या अश्वत्थामा मरो, नरो या कुंजरो। लेकिन वो कुंजर वाले जो वर्ड्स थे, जो लाइन थी, क्या वो पहुंची थी द्रोणाचार्य तक? नहीं। इसका मतलब वो जो कम्युनिकेशन था वो कैसा नहीं था, करेक्ट तो उनके अकॉर्डिंग था, कंप्लीट नहीं था। तो नेक्स्ट जो हमारा सी है वो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट। जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, आधा ही जाएगा। कंप्लीट के बाद में अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को आपको पढ़ाना है कुछ, अब मैंने पहले तो इधर की उधर की जाने कहाँ की बात करी, और फिर उसके बाद में फिर मैंने आपको बीच में कुछ चीज़ें पढ़ाई, और फिर मैंने उसको इतना लंबा चौड़ा कि इस विद्वान ने ये कहा था, उस विद्वान ने ये कहा था, जर्मनी में ये कहा था, जापान में ये कहा था, याद रह जाएगा? नहीं। हम जब भी किसी की बात को ध्यान लगा के सुनते हैं ना, तो हमें ये चाहिए कि कोई हमें फैक्ट्स बता दे। जैसे हम इंटरव्यूज़ में जब भी जाते हैं, तो इंटरव्यू में हमें सबसे अच्छी कला क्या सिखाई जाती है कि आप अपनी बातों को बहुत कॉन्क्रीट वे में कहिए, कि आप जो भी फैक्ट में है 1 2 3 4 बस खत्म बात। सामने वाले के पास उतना ही टाइम है और कोई आपकी बात को उतना ही सुनेगा। अब आप उसको पूरा सुनाओ कि नहीं मैंने तो इस बुक के चौथे पन्ने में से 5वीं लाइन भी पढ़ी थी, इसमें से 10वीं लाइन भी पढ़ी थी, इसमें से 15वीं लाइन भी पढ़ी थी, उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो केवल आपकी वो बातें सुनना चाहते हैं, तभी इफेक्टिव होगा, नहीं तो ध्यान भटक जाता है। भाई यदि इधर उधर की आप बात करोगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब कम्युनिकेशन तो है बट वो कम्युनिकेशन क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो जो नेक्स्ट जो हमारा सी है वो क्या है, कॉन्क्रीट। ओके, जो आपका कम्युनिकेशन है वो कैसा हो, कंक्रीट हो, उसमें तथ्य हो, उसमें फैक्ट हो, डेटा हो, जिससे आप अपनी बात को सॉलिड तरीके से कह पाए। ठीक है, अब मैं आपसे जब बात कह रही हूं तो मैंने आपसे बात बहुत ही लंबी चौड़ी तरीके से कही। पहले तो मैंने तथ्यात्मक तो बोला, लेकिन अब मैंने इतने तथ्य लगाए उसके अंदर कि देखो ये जो तथ्य है पाश्चात्य है हमारा, उसके अकॉर्डिंग है, ये भारतीय थिंकर्स के अकॉर्डिंग है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत सारे तथ्य क्योंकि मेरी कैपेसिटी अच्छी है, मैं बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज कर सकती हूँ, तो मैंने बहुत सारी अपनी दिखाई प्रतिभा जितनी भी है। अब क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? नहीं। इसलिए वेरी गुड, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो सी है वो क्या हो गया, कंसाइज। ओके, कंसाइज के बाद में आप सब लोगों ने एक पोएम पढ़ी होगी बचपन में, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ और बाहर निकालो। जब भी हम इस तरीके की पोएम्स बोलते हैं, कोई भी पोएम यदि हम रिसाइट करें, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन द माउथ हा हा हा, आप देखेंगे कि जो भी इनके लास्ट जो वर्ड्स हैं उनको रिदमिक वे में बांधा गया है। छोटे बच्चे क्यों चीज़ों को याद कर पाते हैं, उनकी पोएम्स वैसी क्यों नहीं होती जैसे बड़े लोगों की होती हैं?
वो एक रिदमिक टोन में उनको बांधा जाता है जिससे याद रखने में चीज़ें आसानी रहे। जब भी हम बात करें तो हम बात को यदि इस तरीके से करें कि हमारी जो बात है एक बात दूसरी बात से जुड़े, दूसरी बात तीसरी बात से जुड़े, तो बात याद रहती है। कनेक्टिंग एक जो थ्योरम है या जो कनेक्टिंग एक हमारी एबिलिटी है, उस तरीके से हमें बात को करना चाहिए। तो उस तरीके से बात करने को बोलते हैं कि हम जो भी बोलें बहुत कोहेरेंट वे में बोलें। ठीक है, हमारी जो बात है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत कोहेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो ये सी है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी बातें बहुत कोहेरेंट तरीके से होनी चाहिए। अब ये सारे सीज आपके पास में हैं। आप अपनी बात को जब भी बोलते हैं बहुत क्लियरली बोलते हैं, आप करेक्ट तरीके से बोलते हैं, कंप्लीट करते हैं, कंक्रीट वे में बोलते हैं, कंसाइज बोलते हैं, कोहेरेंट भी बोलते हैं। लेकिन आप बोलते बड़े बदतमीजी से हैं। कोई आपकी बात सुनेगा? हम जैसे किसी दुकानदार के पास में जाते हैं, ऐसा होता है ना कि कई बार कोई शॉपकीपर है, उसकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, केवल उसका बिहेवियर बहुत अच्छा है। आप जैसे ही जाएंगे सबसे पहले तो वो बोलेगा अरे बेटा और मम्मी नहीं आई, पापा नहीं आए, क्या मंगवाऊं, है ना। फिर बढ़िया आप एसी में बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं ले रहे तो भी वो आपको डंडे मार के नहीं भगा रहा। आधे घंटे आप बैठ के बढ़िया एसी की हवा खा के अपने घर पे निकल गए। एक है जो आप 2 मिनट हुए नहीं, बोला क्या है, कहीं मिला नहीं क्या आने जाने को, यहाँ आ गए हो तुम, बैठ गए हो चुपचाप आके, एसी खाने आए हो, मतलब एसी की हवा खाने आए हो, क्या है। तो आप अब कभी भी उसकी दुकान पे जाओगे, चाहे बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वहां पर आपको दिख रहे हो, आप सोचोगे विंडो शॉपिंग तो यहाँ से करेंगे और दूसरी शॉपिंग दूसरी जगह से करेंगे। तो इसलिए आप जब भी बोलें, आपकी बात कोई क्यों सुनेगा, कब सुनेगा, जब आप बहुत कर्टियस वे में बोलेंगे, विनम्र तरीके से बोलेंगे। आपकी जो विनम्रता है वो कई बार याद रह जाती है। तो अगेन जो ये सी है वो क्या है, कर्टियस। ओके, विनम्र तरीके से हमें अपनी बात को बोलना है। ये क्या है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। याद रहेंगे पक्का? ऐसा लग रहा है याद हो जाएंगे ये? नहीं, आपसे ये पूछा जाएगा, 4 आपको चीजें दे दी जाएंगी जो सी से स्टार्ट हो रही हैं, इनमें से कौन से 7 C's के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, देखो यदि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं तो मैं उसको निमोनिक बनाकर याद करती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि कैसे मैं याद करती हूँ, वैसे आप लोग भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ कि रट मत, रटना नहीं है। रट मतलब क्लियर का आर आ रहा है, करेक्ट का टी आ रहा है, कंप्लीट कर। रटना नहीं है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब रटते नहीं है और कंप्लीट करते हैं तो फिर क्या होगा, तो हम क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ का क्रिएट ले लेना है हमें, तो हम क्रिएट कर पाएंगे। क्या क्रिएट कर पाएंगे, ऑन दी रेंट। जब क्या हमें हमारा क्या निमोनिक है, अब निमोनिक का मतलब नहीं सुनना कि मैडम हम रेंट पर क्या क्रिएट करने वाले हैं। एक स्टोरी इसके बैकग्राउंड के लिए सुना देती हूँ। ऐसा है कि भाई हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रट कर अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन हमें किसी भले इंसान ने समझाया कि देखो रटो मत, हमें क्या करना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है। जब हम कंप्लीट करेंगे ना, समझेंगे, तो यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो नोट्स बेच ही देंगे रेंट पे। भाई एक सिचुएशन ली हमने कि हम कंप्लीट करेंगे तो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्या, ऑन रेंट। लेकिन रेंट पर देते टाइम पर हमें कैसा होना है, विनर होना है, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा। फिर सब बोलेंगे हम तो खुद पढ़ लेंगे, नहीं इसके पास नहीं जाना। तो ये एक निमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। क्या निमोनिक है, बता दो फटाफट। कोई सीरीज वाइज याद नहीं करना, ये मेरा तरीका है कि मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है। नहीं, सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये तरीका ये ऐसा ही होना चाहिए। कर्टिया सबसे पहले नहीं हो सकता, सबसे पहले क्लियर ही होगा। तो हाँ सीरीज से, लेकिन सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं आते। आप सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन केवल आपसे सीज से ही पूछे जाएंगे, है ना। हिस्ट्री थोड़ी ना है, क्रोनोलॉजी। मुझे तो थोड़ी आदत पड़ी हुई हिस्ट्री वाली, है ना। तो वो क्रोनोलॉजी से अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, क्लियर। सबसे पहले क्लियर, हमने क्या देखा था, रट मत, क्लियर, करेक्ट। क्या करो, कंप्लीट करो। कंप्लीट क्या, क्रिएट करेंगे। क्रिएट से कौन सा वर्ड था, कॉन्क्रीट। उसकी क्रिएट करना था क्या, किस पे, ऑन रेंट। ऑन का मतलब क्या था, कंसाइज। केवल एक ही वर्ड है जिसमें CON ऑन आएगा और किसी में नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसाइज। रेंट से क्या हो जाएगा, कोहेरेंट।
कोहेरेंट के बाद में आपको क्या होना है? बस हो गए सी याद। कितना आसान काम है, ऐसे डरावनी तो कोई चीज़ लगने ही नहीं दूंगी मैं ना। चलो अब 8C की बात करते हैं। क्यों बात करेंगे? क्योंकि आजकल कुछ ऐसे मैंने मॉड्यूल्स देखे हैं, अभी तक UGC 7Cs पर ही है, लेकिन हम 8C की भी बात करेंगे क्योंकि हमें तो JRF की तैयारी करनी है। तो 8C में कौन सा सी आने लगा? देखो, एक हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जो हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखा था ना, उसके कुछ प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। उसमें मैंने आपको लास्ट प्रिंसिपल क्या बताया था कि द्रोणाचार्य को कभी भी इस तरीके से क्यों नहीं क्वेश्चन करा, क्योंकि वो कैसे पर्सन थे? क्रेडिबल। भेड़िए की स्टोरी से भी हमने इसको देखा था। तो ये जो क्रेडिबिलिटी है, ये आजकल 8C में काउंट की जाने लगी है। आजकल 8C जो है वो क्या है कि ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप कितने क्रेडिबल पर्सन हैं। तो इसको स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं कि 7Cs का फॉर्मूला है, लेकिन आजकल कौन सा सी आपसे पूछा जाने लगा है? 8C, या पूछा जा सकता है। तो इसमें हम कौन सा सी ड्राइव कर सकते हैं? क्रेडिबिलिटी। ओके, अब इसके साथ साथ देखो, कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है यूजीसी को, वो बोलते हैं सी तो बच्चे याद करके आए, मैं तो एस पूछूंगी। ठीक है भाई, पूछ लो, हम वो भी तैयार कर लेंगे। तो 4S का भी एक फॉर्मूला होता है। ये 4S क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी बोलें तो वो बहुत सिंपल होना चाहिए। जैसे क्लियर होता है ना, वैसे ही बहुत सिंपल हो। जब भी चीज़ें सिंपल होंगी, सामने वाला उसको समझ जाएगा। इसमें आप याद कर सकते हैं APJ अब्दुल कलाम को। APJ अब्दुल कलाम की स्पीचेस को सुना है कभी आपने? वो एक बहुत महान वैज्ञानिक हैं। उनके पास में सारी टेक्नोलॉजिकल टर्म्स थी, लेकिन जब कोई भी स्पीच वो देते थे तो उसको इतना सरल तरीके से बताते थे कि एक 5 साल का बच्चा भी उसको समझ सकता है। ये उनकी खूबी थी। आप उनकी स्पीचेस में कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक वे में आपसे बात करेंगे, वो बहुत सरल शब्दों में बात करेंगे। जबकि जैसे बोला जाता है ना, एक हमारे राजस्थान में एक कहावत है, थोता चना बाजे घड़ा। हम चीज़ों को अभी अभी हमने सीखा है, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हम नहीं पढ़ी है ये चीज़। हम कोई भी बात करेंगे उस चीज़ का जरूर जिक्र लाएंगे, और वो पता है वो ऐसा हुआ था, और वो पता है फिर ऐसा ये आदर्शवाद ऐसा आया, फिर ये पता है इसका मतलब ऐसा होता है। तो ये चीज़ उनमें नहीं है, जबकि वो तो कितने महान थे। तो उन्होंने क्या करा, चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से रखने की कोशिश करी। दूसरी बात क्या है, अगेन यदि आप बहुत लंबी लंबी बात करेंगे, कोई आपकी बात को इफेक्टिवली सुन पाएगा नहीं, तो शॉर्ट करना है। देखो आप लोगों को अब खुद ही चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, तो सिंपल रखना है, शॉर्ट रखना है। हम किसी के सामने ऐसे बोलें कि हम, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और हम इसे डर डर के आंसर करें, अरे वो वाला पूछ लिया क्या, अरे अच्छा 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 मैं बताती हूँ, फिर आप धीरे धीरे बताना शुरू करो, तो आपकी बात इफेक्टिव होगी क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक स्ट्रेंथफुल स्पीकर की जरूरत है, कि आप स्ट्रेंथ के साथ में अपनी बात को कहें। ओके, आप स्ट्रेंथ रखें जब भी आप अपनी बात को कह रहे हैं। और लास्ट में क्या है कि वही जो हम क्रेडिबिलिटी सी से यूज करते हैं, यदि आप एक सिंसियर पर्सन हैं, भाई कोई भी आपसे एडवाइस क्यों लेगा? एक बच्चे से जो खुद अपने सारे एग्जाम्स में फेल हो चुका है, आप उससे बोलेंगे भाई मुझे तू बता कि कैसे मैं सक्सेस हूं, JRF निकलेगा कैसे, उसके पास जाओगे? भाई आप उसके पास तो जा सकते हो जिसके 4 बार नेट हो गए, फिर भी कि भाई तुमने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन तुम्हारे बार बार नेट क्लियर हो रहा है, तो कुछ तो तुम्हारी चीजें क्लियर हैं ही, कुछ क्या बहुत कुछ क्लियर है आजकल के सिनेरियो को देखते हुए। लेकिन आप कभी भी उसके पास नहीं जाओगे जिसके पास में PhD ओनली भी नहीं है। तो नहीं, तू मुझे सलाह दे दे, कोई बात नहीं तेरा PhD ओनली भी नहीं आया, लेकिन तुम मुझे सलाह दो, नहीं जाओगे ना। तो नेक्स्ट जो ऐसे वो है सिंसियरिटी। ओके, तो ये 4S क्या हुए? आपका सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए। बाधाएं जो हैं, बैरियर्स जो हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास के रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बोर आप लोग नहीं हुए होंगे। तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? नहीं, ये टॉपिक पे हो गया कि मुझे लगा कि इतना मैं आज कंप्लीट करा दूं, इसलिए। हाँ, आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? ठीक है, आप लोग ऐप पे जब जाएंगे तो उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, जो अपनी पूरे दिन की क्लास होती है उसके कुछ क्वेश्चंस। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है? ओके, तो जो लेक्चर होता है उसके बाद में एक क्वेश्चन का भी एक सेगमेंट होता है, तो आप उस सेगमेंट पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, कितने नहीं हो पाए। PYQs के लिए आप लोग कोई भी मटेरियल जो आपके पास में है, या आप जो भी AI वगैरह यूज़ करते हो, वहाँ से कुछ कुछ PYQs या गूगल पर वैसे ही डालकर टॉपिक डाल दीजिए और PYQ डाल दीजिए, आपके पास में कुछ PYQs आ जाएंगे। तो 2-4 PYQ सॉल्व करें।
हाँ बहुत अच्छी, ये तो जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ यूथ पब्लिकेशन की है शायद, है ना? हाँ तो ये तो बढ़िया बुक है, लेकिन अभी ये इसका न्यू वर्जन नहीं आया है शायद। दिसंबर के पेपर्स इसमें आ गए, शायद जनवरी तक ही इसने कवर किया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ तो आपके जो पेपर्स हैं, हाँ हाँ तो वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, तो आप इससे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।